तो अरब ये बात समझ ही नहीं सके कि एक बहुत बड़े हादसे के बाद बड़े मशरक़ वस्ता की तकसीम और उसमें नए ममालिक का ब्रिटिश एम्पायर ने अ, बांटा है नक्शे में, जोग्राफियाई तब्दीली हुई है। अब उसको मजहबी बुनियादों पे अरब देख रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे, या वो लीडरशिप जो थी, या उनके अपने बाहमी तनाजात थे उस मामले पे कि भाई वो जो वादा पूरा नहीं हुआ शरीफ मक्का से तो फिर था कि जो भाई दगा दे गए अरबों की और ये। मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई, यानी शुरू में तो जैसे आपने फरमाया कि उनको है, इनको हमने क्या वो तस्लीम ही नहीं, भाई हमें तो दूसरी अपनी रियासत नहीं चाहिए, बस ये सबको लेना है। उसके बाद फिर उन्होंने 4 जंगें लड़ी, और उसके बाद अब तस्लीम दोस्ती यारी तक बात पहुंची हुई थी, और ये गजा ये वो जो हमास अगर हमला ना करता, जो कहा जा रहा है मीडिया पे खबरों में, या जो आप जिसे तज्ज़िया-निगारी पेश करते हैं, और वाकई में ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे थे, और पूरी एक और उसके ऊपर फिक्री और इल्मी और मजहबी बुनियादों तक को भी उसमें लाया जा रहा था कि हाँ, यानी ये वो दौर है जब ईरान के अंदर अभी इनकलाब नहीं आया है, शाह मौजूद है। तो इस सूरत हाल में मैं थोड़ा सा आप ये समझना चाह रहा हूँ ना कि अब ये तो अरबों का और ये पूरा पस मंजर बहुत अच्छे से आपने बताया। अब हम इस तरफ आते हैं कि जो अरबों ने तो इससे हाथ उठा लिया, ताल्लुकात भी कायम करने की कोशिश की, उन्होंने कहा भाई आप अपने अपने मुल्क पर और अपने अवाम पर तवज्जो दो, तरक्की पे काम सारा कुछ। अब शाह ये मोहम्मद साहब ने 2030 का विजन वगैरह जो सारा दिया, तो वो उसी पर उस पे है कि भाई अपने उस पर फोकस करो, इधर उधर के चक्करों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अब जब हम ईरान और इसराइल ताल्लुकात को देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि इनकलाब से पहले मशरक़ वस्ता में दहशत ईरान, बावजूद इसके कि वो अरब मुल्क नहीं है, अजमी मुल्क है, लेकिन एक मुसलमान मुल्क होने के नाते वहां पर मेरे ख्याल से 90% या 95% दहशत मुसलमान, ये शिया सुन्नी और ये सब मिला के। तो अवाम मुसलमान वहां पर बड़े बड़े उलमा मराजी मजहबी लीडरशिप भी रही वहां पर, यानी शिया दुनिया के लिए। तो उस वक्त ईरान का और इसराइल का ताल्लुक क्या था? मैं अभी इनकलाब की बात वाले पे मुस्तकिल सवाल करूंगा। इनकलाब तक उन 4 जंगों में ईरान का क्या रहा? गैर जानिबदार ईरान था, किसी की तरफ झुकाव था? और फिर खुद ईरान का, इनकलाब से पहले वाले ईरान का इस पूरे कजिए पे क्या मौकफ था? ये क्या करेंगे मेरे साथ? तो उस मसले को इन पूरे इनकलाब में 79 से लेकर टिल नाउ तक कि भाई वो उसको समझे आप, उस पर लागत लगाई गई तकरीबन $30 अरब तो शाम में लगाए गए। अभी जो ये गवर्नमेंट अभी मसला हुआ ना, कि भाई इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ईरान ने कर रखी थी शाम में, और तो बीस ये अरब पूरी, डॉलर ये मुस्तनद रिपोर्ट है ये, ये बिल्कुल। मसला देखें, बात यह है कि इस खत्ते में फलस्तीन के मामले को तो इस्तेमाल किया अरबों ने। अच्छा, उसके अंदर इसराइल को मिटाने की कोशिश की, एक दफा नाकामी, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर वो आप समझे फुल फ्लैश वॉर का मसला खत्म करके मलेशियाओं के थ्रू वो काम करना शुरू किया। ठीक है, उसमें भी नाकामी हो गई। अब जो नाकामी लेटेस्ट हुई, एपिसोड बिल्कुल। हुई उसमें नाकामी हो गई। हम्म। उसमें ईरान ने फलस्तीन के मसले को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी पेनिट्रेशन शाम और उर्दून तक फैलाने की कोशिश की, उन सही। मलेशिया या उन ग्रुप्स के साथ। अपनी कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की शाम में, $1 बिलियन की वहाँ कंपनियां थी, वहाँ लोग थे, वहाँ मलेशिया थे, वहाँ ईरानी कमांडर्स जो थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके अंदर वो आपको याद होगा जो जो ईरानी जनरल जो थे कासिम सुलेमानी, जिनको इराक में टारगेट किया गया। मैंने तो आपसे पहले भी दो अहले इल्म से इसी मौजूद पर गुफ्तगू की, तो मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा है। मैं आपके सामने, आप सब लोग जब इस तरह की बात आती तो फौरन वो इसराइल जालिम जाबिर और फलाना ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर आप ये नहीं देखते कि उसके चारों तरफ के ममालिक जो वहां पर मौजूद हैं, वो ना सिर्फ ये कि उसके वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि कुछ लोग तो उसके वजूद को, खात्मे को अपने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है। आप अपने बच्चों को देखें, ये भी पहली आपकी कला, सोच पर मुनहसिर है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो सोचे। तो देखें, ये तो नहीं ज्यादती हो गई इसराइल ना। नहीं, मैं अपने आप को इसराइल की जगह रख के सोचता हूँ ना, कि अगर मैं इसराइली रियासत हूँ, अब मैं पूरे दुनिया से हम लुटे फुटे, इतनी नस्ल कुशियों की बात, हमें एक छोटी सी जगह मिली थी, चलो हम वहां तामीर तरक्की सब कुछ कर रहे हैं। आते ही पहले तो आपने कहा भाई इनको यहाँ रखना नहीं है, फिर आपने हमें ना रखने के लिए मुसलसल 4 जंगें हम पर मुसलत की, फिर उसके बाद आपने मुस्तकिल पिछले 75 साल से प्रॉक्सीज के जरिए हर तरफ से कहीं ना कहीं उन पे कुछ ना कुछ इसराइल के साथ हो ही रहे ना, आप गुलेल से मारे, बंदूक से मारे, मिसाइल से मारे, हो रहा है ना ये सब कुछ। तो मैं अगर अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखता हूँ, तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल मजलूम समझ रहा हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ ये सब के सब जालिम हैं, जिनको तालीम ये दी जा रही है कि इसको मुझे खत्म किया जाए, तो मैं तो ऐसे देखें, सोचूंगा ना। देखें आप जो बात कह रहे हैं कि अगर उस परसेप्शन से वो जो बाद में फिर प्रॉक्सी शुरू हुई, वो तो इनकलाबी ईरान के बाद शुरू हुई ना, जब ये आई बात कि ये इनकलाब को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मसला वहां से खराब हुआ कि भाई एक इनकलाब आ चुका है, रिजीम चेंज हो जाएगा, अब आप बात कर देंगे हम पाकिस्तान में भी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सऊदी अरब में भी कर देंगे, वहां कुछ कबाइल हैं उनको भी हवा देनी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में रिपोर्टेडली 13% शिया कहे जाते हैं, असना अशरी, जिसमें बोरे, आगा खानी, इस्माइली और असना अशरी सब मिला के 13% हैं। मतलब जो अच्छा। आपको पैसी फैक्ट बुक पे मिल जाएंगी ना इसकी बात। तो अगर चले 20% भी रख लें, तो 20% को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए इनकलाब। और देखें उसके अंदर एक बात ये भी थी कि शायद मेरे ख्याल में अभी हिलाली साहब जिंदा हैं, तो हिलाली साहब उस जमाने में शायद ईरान में एम्बेसडर थे या यूएन के अंदर थे। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी टीवी चैनल पे भी वो बात कहते हैं, कह लेंगे बाकायदा ईरानियन एम्बेसडर ने उनको फोन करके ये बात भाई कि पाकिस्तान में हमारे पास 1.5 लाख आदमी हैं आर्म्ड। अच्छा। वो ये बात कोट करते हैं, उनको ये कहा है बात, और हम हैं ये पाकिस्तान का। हिलाली, ये जफर हिलाली जफर साहब? इलाही, जफर इलाही साहब, जी जी, अच्छा अच्छा, जफर हम्म। इलाही साहब। तो अब आप देखें कि लेकिन हम तो पाकिस्तान के फ्रेंडली हैं,
लेकिन आप उसके बाद जो यहाँ पाकिस्तान के खत्ते में जो प्रॉक्सी हुई जिस तरीके से, आपने सामने देखा ये सारा पूरा मामला तनाजुर में 10-15 सालों में, जिस तरह से 20 सालों में हुआ कि सऊदी इन्वॉल्वमेंट भी थी, ईरानी इन्वॉल्वमेंट भी थी, सारा पूरा सिस्टम हुआ, टारगेट किलिंग भी हो रही थी। तो आप देखिए प्रॉक्सी अगर शाम में थी, इराक में थी। सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। गुज़श्ता चंद दिनों से ईरान और इसराइल की जो जंग शुरू हुई है उसकी वजह से हम सब बहुत गमगीन भी हैं, परेशान भी हैं। इंसानी जानों का ज़िया, मुल्कों का नुकसान, बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब सरहद की हम बात करते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से हर शख्स दिफाई तजिया निगार माहिर मशरिक वस्ता बना फिरता है। और उसमें हमें ये नजर आता है कि हर एक शख्स अपने अफकार और अपने ख्यालात की रोशनी में चीजों को देख रहा है। एक गैर जानिबदार होके मारूजी अंदाज से चीजों को बहुत कम देखा जा रहा है। जब आप मारूजी अंदाज से गैर जानिबदार होकर चीजें देखते हैं तो आपका झुकाव किसी एक तरफ नहीं होता। आपको जहां पर हकीकत आपको नजर आ रही हो सकते वो आपको गलत नजर आ रही हो, लेकिन वहां पर आप बयान करते हैं और आपकी कोई बात हो सकते है इसराइल के खिलाफ जाए और हो सकता है कि आपकी कोई बात ईरान के खिलाफ जाए। तो वहां पर फिर लोग फौरन आप पर इल्जाम तराशी, फलान का एजेंट और मुनाफिक हो गया, इस तरह के इल्जाम। तो इस सिचुएशन में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करूं जो ना सिर्फ इस मौजू से पर उनकी बहुत गहरी गिरफ्त हो, बल्कि वो मशरिक़ वस्ता और वहाँ पर जो गुज़श्ता कई सालों से या जो कुछ हो रहा है उस पर उसकी नज़र हो, और उसके साथ साथ बैन अवी ताल्लुकात का वो माहिर भी हो। और फिर समाजियात, मजहब, आर्ट, कल्चर और कौमी और बैन अवी सतह की सियासत और इन चीज़ों पर भी उसकी नज़र हो। तो हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि मेरी बात हुई डॉक्टर शबी सईद साहब से, और डॉक्टर साहब की ये रवाजिश और मेहरबानी है कि डॉक्टर साहब ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर तालिब इल्म की दरख्वास्त को कबूल किया और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे टाइम दिया। तो आज डॉक्टर साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो लोग ये चीज़ें देखते हैं वो डॉक्टर साहब को अच्छे से जानते हैं। आप माशाल्लाह से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ पीएचडी डॉक्टर हैं। जामिया कराची से आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। और जो आपके साथ मेरी कुछ बातें हुई फोन पे और इस तरह से, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इन सारे मौजुआत पर जिनका मैंने अभी जिक्र किया उन सब पे माशाल्लाह से उनकी बहुत गहरी निगाह है। और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकातिब, उन मकातिब के अंदर जो मजीद झैली मकातिब, फिर उनके क्या ख्यालात वगैरह, उन सब पर गुज़श्ता दिनों मैंने जब लुकमान साहब के हवाले से गुफ्तगू की थी हमारे सरकार सईद नकवी साहब से, तो उस पे भी डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ बहुत सी ऐसी बातें बताई जिस पे मेरी ख्वाहिश है कि आगे जाके मैं उस मौजू पर भी उनसे एक प्रोग्राम करूं। उसमें डॉक्टर साहब ने कुछ पढ़ा हुआ भी है और बहुत सी बातें उनके पास रिवायत के साथ मौजूद है, अपने बड़ों से सुनी हुई बातें और जो मुस्तनद बातें। तो आज मैं चाहूंगा कि मैं ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में मशरिक वस्ता मुकम्मल उस पर, उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये मैंने टॉपिक रखा है डॉक्टर साहब के सामने। और चूंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम थोड़ा सा इसको एक इल्मी गुफ्तगू बनाएं और कुछ इल्मी नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखें, तो उसी हवाले से मेरी ख्वाहिश होगी कि हम इसको देखें कि भाई ये मशरिक वस्ता का मामला है क्या। तो चंद पॉइंट्स मेरे हैं, कुछ सवालात हैं जो मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूंगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से मैं तो खुद सीखूंगा ही, और मेरे दोस्त अहबाब जो देखने वाले वो भी बहुत इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, सर आपका थैंक यू, आपने मुझे बहुत टाइम शुक्रिया दिया। आपने, बहुत बहुत मैं आपका, आपने टाइम दिया, वक्त दिया कि इस बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है मशरक़ वस्ता में और हमारे पड़ोस में, उसके बारे में ख्यालात से आगाही हो, और सवालात के जवाबात, शाफी जवाबात जो मैं मुमकिन तौर पर समझता हूँ कि उनके जवाब ये होने चाहिए, मैं पेश कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। तो चूंकि ये जो हादसा हो गया है, तो लेकिन ये हादसा जो है वो अरसे से जेर जमीन या पल रहा था, मतलब नहीं एकदम नहीं हुआ। वो क्या शेर है डॉक्टर साहब कि हादसा एकदम नहीं होता। तो पड़ता मैंने है कहा कि परवरिश भाई, बरसों, हाथ का एकदम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, तो ये जो हादसा हो गया तो जाहिर सी बात इसके पीछे पूरा एक लावा पहले से पक रहा होगा, ये सारे मसाइल। और हम दोस्त, अब आप लोग अब काफी चीजें जानते भी हैं इस हवाले से। तो मैंने चाहा कि मैं कुछ बुनियादी चीजों पे आपसे वाकफियत हासिल करूं। तो खुद हमने जब से होश संभाला, अखबार, टीवी, रेडियो और इन चीजों को देखना पढ़ना शुरू किया उस वक्त से, और उसके बाद जो हमने तारीख में चीजें पढ़ी, तो उसमें हमें ये नजर आता है कि ये जो पट्टी है, हम जिसको मशरिक वस्ता की पट्टी कहते हैं,
यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बदअमनी और लड़ाई जंग। और फिर उसमें बीच में हम खुद जो मेरी अपनी जिंदगी में जो चीजें हुई, जिसके अंदर यहाँ पर यमन में, शाम के अंदर, लुबनान में, फिर वहां पर जाकर ये अपना क्या इराक में, वहां पर भी ये बहुत कुछ तंजीमें उठी, जिहादी तहरीकात, कत्ल और गारतगरी, दाइश का कब्जा, ये सारा। फिर खुद ईरान का भी वहां पर जो मदद से हमास के पूरी सरगर्मी, और फिर उसके बाद अभी हिजबुल्लाह का भी मुकम्मल एक पूरी इसकी तारीख है। तो ये जो वहां पर डॉक्टर साहब हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसके कुछ असबाब और वजूहात हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पट्टी पे ये क्यों हो रहा है। देखें, इस मामले में जो ये हम इस वक्त नक्शा देख रहे हैं, मशरक़ वस्ता का जो नक्शा है, ये नक्शा बना है दूसरी जंग अजीम के बाद। ठीक। जब आप ये हम्म। समझें कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, और अ, अ, आप समझ लें ताज बरतानिया ने जिस इस हवाले से जो वायदे थे, जो मुआहदे किए थे कि भाई, जैसे शरीफ मक्का के साथ था तो उनको उर्दून का इलाका दिया गया, फिर शाम की तकसीम की, इराक को उन्होंने उसकी जोग्राफियाई हदूद तय की, और सऊदी अरब मतलब नज्द के जो लोग थे, आले सऊद जो थे, उनको नज्द में सऊदी अरब को बना के उन्होंने दिया, सऊदी अरब बना के दिया। और इस तरह से उन्होंने इस नक्शे की मिडिल ईस्ट का जो मशरक़ वस्ता है उसकी तकसीम पूरी की। और उसी के अंदर उन्होंने, आप ये समझें कि इसराइल का क़याम यहाँ पेश किया, और यहाँ उन्होंने लाके बसाया पूरी दुनिया से ताज बरतानिया ने। और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने साथ में एक पेशकश ये भी की थी कि एक और भी मुसलमानों की रियासत कायम कर दी जाए फलस्तीन की, और इस साथ में दो पैरेलल रियासतों की पेशकश हुई थी, जिसमें से अरबों ने, अच्छा। आप देखें ना, उसमें मुस्तरद कर दिया था वलीन तौर पर, क्योंकि अरब उस जमाने में समझते थे कि हम शायद कुछ इसराइल हैं ही क्या, क्योंकि गरीब लोग थे वहां जमा किए गए थे। और अगर आप उस जमाने का 47-48 का जीडीपी निकाल के देख लें इसराइल का, तो कोई हम्म। खास ग्रोथ नहीं थी इसराइल की, जितनी सही। मिस्र की और दूसरे इलाकों की थी। तो लुटे आपको फुटे आए समझते हैं थे क्या? इधर उधर से। हाँ हाँ भाई, जहां से बिल्कुल। जमा किए गए थे, मतलब वहां से समझा सही। महाजरीन को लाके एक जगह से हम्म। बसाया गया, और समझे उन्होंने इस तरह से नक्शा सही। काट दिया। अच्छा, सही। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर जब बदला ब्रिटिश एम्पायर के बाद से, अब जिस वक्त अमेरिका के खत्ते में आया, अमेरिका के पास आया, तो दूसरी जंग अजीम के बाद तो समझे बहाली हो रही थी यूरोप की। उसमें उन्होंने पाकिस्तान भी बन गया था, पाकिस्तान को भी एड दी, इमदाद दी। आप देखें ना, 50-60s का पूरा इरा देख लें, मिस्र को भी दी, सब सारे मामला होते रहे उस सिलसिले में। तो अरब शुरू में समझते थे कि शायद ये जंग लड़के हम इस तरह करके हम्म। इसराइलियों को या इनको बाहर कर देंगे। 48 में वॉर भी हुई, उस पर 67 में फिर वॉर की थी इन लोगों ने किया, जिसमें फिर अमेरिकन ने एड आई और ये मसला हुआ, और शिकस्त हुई अरबों को। तो अरब ये बात समझ ही नहीं सके कि एक बहुत बड़े हादसे के बाद बड़े मशरक़ वस्ता की तकसीम, और उसमें नए ममालिक का ब्रिटिश एम्पायर ने बांटा है नक्शे में, जोग्राफियाई तब्दीली हुई है। अब उसको मजहबी बुनियादों पे अरब देख रहे थे, अब देखने की कोशिश कर रहे थे, या वो लीडरशिप जो थी, या उनके अपने बाहमी तनाजात थे उस मामले पे, कि भाई वो जो वादा पूरा नहीं हुआ शरीफ मक्का से था, कि भाई दगा दे गए और ये हुआ, और आले नश्त के साथ ऐसा कर दिया। अच्छा, उधर तुर्की के साथ मसला हुआ, फिर तुर्की भी आपके साथ हुआ, वो फिर उस फेवर में यहाँ नहीं था, जिसके लिए सब कॉन्टिनेंट में आप देखें बाकायदा खिलाफत मूवमेंट चलानी शुरू कर दी हिंदुस्तान में। तो ये एक बड़ी रियलिटी थी कि एक बहुत बड़ी जंग के बाद फातेह कौम ने या फातेह अक़वाम ने एक नक्शा तरतीब दिया है। और अब हम्म। आप उतने बड़े हादसे के बाद, जिसमें दूसरी जंग अजीम में तो 1-1.5 करोड़ तो फौजी रूस के मरे, सबसे ज्यादा जानी नुकसान तो रूस का हुआ। और सही। उसमें सारी बड़ी ताकतें जो थी वो ऑन बोर्ड थी, और उन्होंने मर मुश्तक वस्ता की तकसीम की है, उसमें मुख्तलिफ लोगों को बिठाया है, जोग्राफियाई तकसीम की है, बादशाहतें उसके अंदर की हैं। तो आप देखें उसको, आप उस मामले को कैसे आप ये नल कर देंगे? पहले तो ये सवाल है एक बहुत बड़ा, कि जब बड़ी सुपर पावर्स किसी बात को करती हैं, बैठ के तय करती हैं, जाहिर बात है उसमें मुशावरत होती है, सब मामला होता है। तो अब उसको आप ये सोचें कि 4-5 मुल्क समझ मिल के काम कर लेंगे, तो फिर बड़ी सुपर पावर्स क्या कर रही हैं? वो मतलब कोई ये समझे ख्वाब में तो नहीं चलेगी ना, जंग लड़ने के बाद ये सोने नहीं वैसे चली गई।
आप ये देखें, लेकिन उसके अंदर फिर ये जो सारा मशरक वस्ता में बदमनी हुई, इसमें देखें उनका कल्चरल मसला भी है बड़े मशरक वस्ता का, कि अरबों को सही। एक कल्चरल सुप्रीमेसी है कि इस्लाम यहीं आया है और कुरान है हमारे पास। अच्छा, फिर उसमें वो अब तक वही है कि भाई ये आले नजद हैं, या आले सऊद हैं, या वो हैं आपके आले हाशिम हैं, जो उर्दून के अंदर बैठे हुए हैं। अलवी हैं, वो अलग हैं जिनको शाम दिया गया। कुर्द उसके अंदर अपनी एक एंटिटी रखते हैं, और वो हजारों साल से इस खत्ते के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब उसमें उनकी बाहमी चपकलिशें भी हैं, आपस सही। की भी हैं। अच्छा, आप देखें मस्कत के अंदर खारिजी बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है, उनके ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, वो बैलेंस लेके चलते हैं। अच्छा, फिर दूसरे के वो आबाजी। जो जो भी, हाँ, जो उनका मकतब फिक्र है वो उसकी अपने लकुम दीनकुम वलिय दीन वाली बात पे है। हाँ बिल्कुल। भाई हम ट्रेड करते हैं, हमारा काम तरक्की करना है, हमारा काम ये तोसी हमारी नहीं है। किसी को समझ में आए तो नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं करता, भाई नहीं करे। नमाज रोजा हो रहा है, मस्जिद मस्जिद है, आप पढ़ लें जाके जो करना है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अब मसला जो मिडिल ईस्ट का हुआ इसराइल के साथ, क्या आप देखें, अब सुपर पावर्स ने जहान भर से यहूदी लाके यहाँ बसाए। अच्छा, उनको गारंटी भी दी, देखें उनको लाके इधर से उधर हम्म। से जहां से, उनको गारंटी भी दी कि हम आपको वहां प्रोटेक्ट करेंगे। शुरू में तो गुर्बत थी, फिर उनको एड वेड दी, जिस तरह दूसरे ममालिक को दी, पाकिस्तान को भी दी गई एड, बिल्कुल। उनको भी दी जी। गई, मिस्र को दी गई, ताइवान को दी गई, अपना आप देख लें कोरिया को दी गई। आप देखें उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उन्होंने कितनी तरक्की की है। सही बात है। ताइवान वगैरह के अंदर आप देखें कितनी उन्होंने की है। जापान का आप देख लें कि हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी पे एटम बम उन्होंने बरसा दिया, लेकिन जापान में R&D का बजट आप देख लीजिए, तालीम देख लीजिए, तहजीब देख लीजिए, तरक्की देख लीजिए आप, हालांकि आर्मी नहीं है, नहीं लेकिन आप बिल्कुल। ये समझ लें, ना उन्होंने अपनी अकदार छोड़ी, ना अपने उन्होंने तहजीब छोड़ी, लेकिन अमेरिकन पैसे से उन्होंने अपनी कौम को एटम बम खाने के बाद भी ग्रो कर लिया। और बहुत। आपके सामने है, मुकम्मल। वो एक रोल मॉडल है। मुकम्मल तबाही के बाद क्या बात, सही मुकम्मल बात है। तबाही के बाद, मतलब रूए जमीन पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस लेवल की तबाही जापानियों ने भुगती है, उतनी मेरे ख्याल में अभी तक किसी कौम ने भुगती नहीं है वो। नहीं नहीं। मतलब आने वाहिद बिल्कुल में, ऐसा। वाहिद में जिसको तबाही ऐसा ही। कहते हैं। तो ये तो आप ऐसा ही कहें कि है। भाई रॉकेट आ रहे हैं या मिसाइल बरस रहे हैं, वो तो किस्तों में आ रहे हैं ना। उन्होंने तो एक बिल्कुल। अटेम्प्ट, तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर सरेंडर नहीं होगा तो फिर हम टोक्यो पे करेंगे। उससे पहले ही भाई सरेंडर कर दिया गया था, मामला हो गया था। तो अब देखें मशरक वस्ता की तो ये एक तारीखी तनाजुर है पूरा, एक मसले का ना, कि भाई वो एक होली लैंड सही। है। तो उसके लिए भाई वो है ना कि भाई क्रिश्चियन भी उसके दावेदार हैं, फिर मुसलमान भी हैं उसके दावेदार, और यहूदी तो हैं ही उसके दावेदार। और अब वो जमा हुए हैं उस जगह पे। और इसे फारिस और अरब का भी है एक। भाई देखें, अरब और अजम का मसला तो है ना। अब मसला उनके साथ भी है कि ईरानियों की तहजीब जो है वो 3-4 हजार साल, और आप खुसरो और उसके अंदर आप जमशेद ले लीजिए, और नौशेरवां ले लीजिए, और सादी है वहाँ, रूमी है वहाँ, हाफिज है, आर्ट बिल्कुल। कल्चर। और फिर अरबों अरबों का जो देखें, इस्लाम के साथ जो आप समझ लें कि हुआ है मामला, वो तो आप समझ लें कि कादसिया की जंग में ईरान का हुआ ना, ये सारा टेक ओवर जो सब मामला हुआ। जी तो जी। वो अपने आप को ईरानी तहजीबी तौर पर तो जोड़ते हैं पीछे से, ऐसे ही। कि भाई वो पुरुषोपोलिस जो है सारा, और वहां पे वो सारा पूरा पूरा मामला है, और वो समझते हैं कि भाई ये अरब ऐसी के इस्लाम नाफिज हो गया, इस्लाम आ गया और रसूलुल्लाह अरबों में आए। लेकिन भाई तहजीबी तौर पर जो देखें, बेसिकली तहजीब और तमद्दुन का जो आपस के मामलात होते हैं, कल्चर के जो रिफ्ट होती है, वो ईरानियों की, इराक अरबियों की है। जिस तरह यूरोप में आप देख लें, फ्रेंच की और जर्मन्स की होती है, फ्रेंच हम्म। की और अंग्रेजों की होती है, कि तहजीब तमद्दुन में जो जिस लेवल के ऊपर फ्रांसीसी हैं, उस लेवल पर जर्मन्स को अपने बराबर समझते ही नहीं। और किस किस सही। कदर यूरोप में लड़े हैं, मतलब कोई कम लड़ाई थोड़ी हुई। मुसलमान इतना मेरे ख्याल में शायद नहीं लड़े जितना यूरोप में लड़ा है। 100-100 साल लड़े हैं आपस में, मतलब कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। उनके लिए, लड़ना हो तो लड़ते। और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अफाम तफहीम के साथ ही मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। ये ऐसा ही। लड़ाई और इस तरीके से, या आप समझ लें होली वॉर तो उनके यहाँ भी होती थी, जहाद होते थे बाकायदा, उसका बिल्कुल एक मामला है बिल्कुल उनकी ऐसा। तसलसल है, फसाद का और लड़ाई का। लेकिन उनको भी अंदाजा ये हुआ कि इससे मसाइल हल भी नहीं होते और कौम भी फना नहीं होती, कोई भी कौम फना नहीं हो सकती। हाँ नहीं, ऐसा ही है। एटम बम से वो कौम फना नहीं हुई मतलब। तो बाकी और किस चीज से। हाँ हाँ। अब आप मतलब। ये उस बात में बोले कि भाई वो खित्ता ही नहीं होगा, या वो कौम ही नहीं होगी, तो देखिए हिटलर ने भी किया था ना ये सब कुछ।
ये बिल्कुल। सब कुछ मतलब तारीख में कोई आज नई बात नहीं है। अगर कोई नई बात कह रहा हो तो हिटलर से ज्यादा पावरफुल आप समझ लें कि सप्रेशन ज्यूज के लिए किसने किया। ऐसा मतलब ही है। पूरे पूरे क्लास के अंदर बंद किया, और वो सारे जर्मनी जाएं और आप देखें कि वहां हो रहा है सब कुछ है, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ बिल्कुल। है। लेकिन फिर भी बिल्कुल। नहीं, वो उसमें से भी बच गए लोग। तो देखें, कानून सही। कुदरत होता है। बहुत। कोई कोई फिरका है, कोई कौम है, वो रहती है बाकी, ऐसा कोई इशू नहीं है ऐसे ही। उनको। है तो एक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। इसमें आप जैसे आपने बहुत सारे मसाइल की तरफ निशानदही की ना, कि खुद उनके यहाँ दाखिली तजादात क्या हैं, और वो बिन लिहाज से भी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, या ये मेरी बात ठीक होगी, कि मशरिक, या मैं यूँ कहूँगा कि क्या आप ये समझते हैं कि मशरिक वस्ता में जो सबसे बड़ा मसला है, जो अभी तक जिसकी वजह से वहां पर बदअमनी रही, और कभी बदअमनी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और उसी बुनियाद पे अब जंग भी शुरू हो गई, मतलब, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मसला फलस्तीन है, और या इसराइली रियासत का वजूद है, या कोई और ऐसा मसला जिसको आप ये कहेंगे ये उम्मुल मसाइल है, ये जड़ है, जो इस वक्त या इससे पहले भी जो सारा हुआ। मैं अभी अरबों और इसराइल की जंग और उस पर भी आपसे थोड़ा सा तबसरा लेना है, तो उम्मुल मसाइल हम किसे कह सकते हैं, कि यही देखें दो मसाइल बात है? देखें बात यह है कि मुसलमानों को, पहले पहले मैं, एकेडमिक बात हो रही है, जी। मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दूसरी जंग अजीम के बाद, इस दुनिया में जो मौजूदा दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद अब दिख रही है आपको, जिसको बड़ी सुपर पावर्स ने, जिसमें रूस है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जो फाते थे, उन्होंने इस दुनिया को डिजाइन किया है। ठीक। बिल्कुल सही। मुसलमान इसमें फाते की हैसियत से नहीं थे। नहीं थे, किसी बिल्कुल। कोई भी इनका रोल नहीं है। तुर्की की खिलाफत को उन्होंने वाइंड अप कर दिया है, जो सिंबॉलिक आप खिलाफत लेके चल रहे थे, ठीक है, वो भी वाइंड अप हो गई। ठीक है। उस मामले को भी, तो आप इस पूरे ताकत के खेल में कहीं मौजूद नहीं हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जो ठीक। ताकत का तवाजुन है या ताकत का महवर है, वो अकवाम है ना, जिन्होंने वो जंग लड़ी है या जंग जिन्होंने जीती है। बिल्कुल। उन्होंने हिस्सों के मतलब हिस्से बखरे किए हैं। वो अपना रूल ऑफ लॉ अप्लाई करेंगे, उनका माशी हम्म। निज़ाम चलेगा, उनके मामलात चलेंगे। अब आप देखें, तब जब फॉर एग्जांपल अब देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, मैं भी पिज्जा खाता हूँ, आप भी पिज्जा खाते हैं, मैं भी जीन्स की पैंट पहनता हूँ, आप भी जीन्स की पैंट पहनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से हम वही सारी चीजें, या जैसे हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो वो चीज जो अमेरिका में एक अमरीकी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। तो अब जो फाते है उसके असूल व जवाबित चलेंगे दुनिया को ऑर्गेनाइज करने में, या आप बोलें कि जो लोग मफ्तू हैं, जिन पर उसने फतह पाई है, या बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनका उनका निजाम चलेगा। अब उसके अंदर आप मजहबी तौर पर कोई चीज लेकर आए, आप इंडक्शन करें, उसमें जो मजहबी नुक्ता नजर बयान करते हैं कि भाई बिल आखिर तो ये होगा, बिल आखिर देखें, बैन अवी सियासत के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, या बैन अवी ताल्लुकात के अंदर, देखिए मेरी राय की या मेरी कोई दिली ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं होती। हम्म। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक बड़ी बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि नो परमानेंट एनिमी होते हैं, और नो परमानेंट, आप समझे, फ्रेंड होता है। दोस्त होते ओनली हैं, बिल्कुल। इंटरेस्ट होता है। कि ना कोई मुस्तकिल कौम दोस्त होती है, ना कोई कौम मुस्तकिल तौर पर आपकी दुश्मन होती है। आपकी कौम का, आपके मुल्क का मफाद होता है, जिस हम्म। पर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं, या आप किसी के साथ दुश्मनी पे चले जा रहे होते हैं। आप अपने मफाद को मद्देनजर रख के मामलात कर रहे होते हैं। तो उसको मजहबी बहस आप जब बनाएंगे, तो उसका कोई सिरा आपको मिलेगा नहीं, वो और उलझ जाएगा। अगर आप उसको इस डिसिप्लिन में आके देखेंगे ना, कि बैन अवी ताल्लुकात के अंदर एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, ये एक कौम दूसरी कौम के साथ दोस्ती कर रही है, उनसे एड ले रही है, उनसे मराहत ले रही है, पढ़ने बच्चे जा रहे हैं वहां से, टेक्नीशियंस आ रहे हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पूरा, कोई भी अगर कोई फसाद है या कोई जंग है, तो आपको उसका सिरा हाथ में आ जाएगा। वरना आप उलझ जाएंगे, क्योंकि वो आप उसमें मजहबी रिवायतें आएंगी, एक तरफ की होंगी तो फिर दूसरी तरफ की भी होंगी, एक फाते होगा, एक पेशगोई शुरू कर देगा। अब वो पेशगोई कब दुरुस्त होगी, कब
सही साबित होगी, अब वो एक अलग पूरी बहस, एक मुबाहिसा शुरू हो जाएगा कि वो रावी था, वो बिल्कुल। नहीं था, वो मजहूल है, वो रिवायत हम्म। दुरुस्त है, वो ज़ईफ है। अब भाई इतना टाइम देखें, बैन अवी सियासत में या बैन अवी ताल्लुकात में इतना टाइम नहीं है। यहाँ हम्म। तो रोज के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे तिजारत हो रही है, ये मईशत है, माशरत है। और देखें जो जो मॉडर्न दौर है, और मेरे ख्याल में शायद हमेशा से मईशत से माशरत होती है। अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपकी माशरत भी कमजोर हो जाएगी। जिस तरह हम पाकिस्तान में अब देख रहे हैं कि उतना खुला खर्चा नहीं हो पाता, अभी कुर्बानियों की गुजरी है, कुर्बानी में भी आप देख लें जानवर कम दिखे आपको। कम तो है। हमारी मईशत, अगर मुल्की मईशत कमजोर हुई है तो इनफरादी सतह पे भी मईशत कमजोर हुई है। लोग हिस्से की तरफ चले गए बनिस्बत इसके, कोई बकरा लाता था, कोई गाय लाता था। बिल्कुल ऐसा ही। आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आप जी कहिए। जी 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 जी, बिल्कुल आ रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप बात पूरी अब हो गई हाँ या अभी कर रहे हैं आप? जी 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 मैंने की। जी। आप नहीं नहीं, मैं इसी सवाल को यही दोबारा मैं चाह रहा था कि यानी तो अगर हम ये कहना चाहें कि ये मसला सबसे बड़ा है जिसकी वजह से बदअमनी ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे ही देखें कहेंगे कि? देखें फलस्तीन का मसला या इसराइल के कयाम का मसला, जब वो उन्होंने लाके बसाया तो अंग्रेजों ने ये ऑफर तो की थी कि भाई एक इस्लामी रियासत भी, आप देख लें उसकी किताबों में बाकायदा लिखा गया है कि एक दूसरी एक रियासत हम पैरेलल एक मुसलमानों की भी कायम कर देते हैं इसी खत्ते में, यहीं पर फलस्तीन की इसके। अच्छा। उसको अरबों ने ही रद्द किया कि मतलब उसके लिए तो बाज किताबों में ये हवाले तक मौजूद है कि अरबों ने कहा कि भाई हम तो इनको उठा के वो जो दरिया है, वहां पे समंदर है, उसके अंदर फेंक देंगे इसराइलियों को उठा के, और हमें क्या जरूरत है कि इसराइली रियासत एक अलग से बने, क्योंकि जाहिर बात है अब उसके अंदर, अब इनके अपने दिमाग में था कि मतलब अगर इस तरह से मामला होगा तो उस रियासत को इन्होंने मुस्तरद किया। उसके बाद 48 में फिर जंग लड़ ली इन्होंने जाके इसराइल के साथ। सही। हम्म। उसमें भी आप देखें शिकस्त हुई, आप उनको निस्त नाबूद नहीं कर सके। देखें बिल्कुल उसमें ये ऐसे मतलब आप, बल्कि आप ये आप। समझिए, बिल्कुल। 48 में हुई थी ना पहली जंग जो थी, अरब जी इसराइल वॉर 48 में हुई थी। जी। में भी बिल्कुल नहीं हो ऐसे ही है। सका मामला, तो मतलब वो अटेम्प्ट ही मेरे ख्याल में, शायद मेरे ख्याल में वक्त से पहले थी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म होकर चुकी थी और बर सगीर का भी आप समझे तकसीम हुई थी, अरब वर्ल्ड को भी उन्होंने ये सारे ममालिक के अंदर बांटा था, तो बहुत जल्दी कर दी थी अरबों ने, शायद हम्म। जल्दबाजी के अंदर वो फैसला किया। तो इतने तो भाई वेस्टर्न पावर्स जो थी जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, इतने कमजोर तो नहीं हुए थे ना कि वो इसराइल को डिफेंड नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है। नहीं डॉक्टर साहब, तो इसके अंदर मैं जैसा अगर हम दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहें ना कि क्या नाम है, ये जो अरबों का आपने मौका बताया उस वक्त जब उनको पेशकश की गई तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताया ना कि फिर अब वो वक्त था और अब ये कहा जा रहा है कि अरब के कई ममालिक ने इसको तस्लीम भी कर लिया, सऊदी अरब भी कह रहा है तस्लीम करने जा रहा था, दोस्तियां हो रही थी। तो फिर उसमें इसराइली रियासत से मुतालिक अरबों का इब्तदाई मौकफ दरमियान में क्या हुआ, अभी इस वक्त आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है, नहीं इस देखें तारीख शुरू, में थोड़ा सा आप बयान। तारीखी तराजुर में अगर आप देखें ना इसको, इस मसले को, फलस्तीन के मसले को, कि मिस्र ने और इन सब ने मिलकर हमला किया, वो जो 6 दिन में जिसमें तबाही हुई थी पूरी जी। एयरफोर्स की और मिस्र की और उर्दून की, इन सब की। तो अब उस जंग में जब ये मामला हुआ और इसराइल ने और अमेरिकन असिस्टेंस तो थी उसमें, उनकी वजह से मतलब समझने के तमाम अरबों को उसमें पिटाई लगी। देखें उसके अंदर ईरान के ताल्लुकात तो 79 के इनकलाब तक इसराइल के साथ दुरुस्त थे। जी, ये मैं शाह आगे वगैरह आपसे के पूछूंगा। साथ, इस पे शाह मुस्तकिल अव्वल और मेरा एक बाद, सवाल है। जी जी। तो लेकिन खुद अरबों के अरबों साथ का मौकफ इजरायली रियासत के हवाले से, शुरू में आपने बताया कि जब उनको शुरू में पेशकश आप की गई देखें, भाई, शुरू में था, बाद में वो ये इतना, उन्होंने मुझे फिर। लगता है मुझे ये लगता है कि जी। मिस्र उसके साथ में और उर्दून और शाम, ये शायद उस जमाने में इतना सीरियस नहीं मैटर, इन्होंने कहा भाई ठीक है ऐसा होगा तो हम इतनी इस पावर में हैं कि इनको हम्म। सबक सिखा सकते हैं, या इसराइलियों को या यहूदियों को। लेकिन जाहिर बात है जिन्होंने उसके कयाम करवाया, मैंने बताया उस खत्ते में एक पट्टी काट के इसराइलियों को दी, और ये हुआ बाद में। देखें जो इसराइल ने जो जब जंग में जो शाम का रकबा लिया, जो उर्दून के अंदर रकबा लिया, जो मिस्र का रकबा लिया, वो तो आप ये समझ लेना कि वो बाकायदा जंग के अंदर कब्जा किया हो।
हम्म। आप जंग लड़ी, आप अपने खित्ते को डिफेंड नहीं कर सके और दुश्मन आ गया वहां पे, वहां आके बैठ गया। ठीक है, उसमें आप ये कहिए कि भाई हम सुपर पावर्स ने फेवर इसराइल का ही किया क्योंकि इन्होंने जंग छेड़ी थी या जो मामला हुआ था। अब वो फैलते फैलते इसराइल जो था वो बड़ा हो गया, जितना रकबा उसको दिया गया तो उससे ज्यादा बड़ा हो गया। तो अरबों को ये बात देखें खटकती तो थी कि भाई लैंड जा रही है, मिस्र का रकबा भी कम हुआ, उर्दून का भी कम हुआ, शाम के भी कुछ इलाकों में वो आ गया। तो अब ये जब मसाइल जब इस तरह की नौयत के होने लगे इनके साथ, तो ये खटकती थी बात। और उसके अंदर भाई सऊदी अरब था, वो सऊदी अरब का अपना एक स्टांस था, और वो शुरू में तो इब्तदा में आपको देखें नहीं मिलेगा, और वो शाह फैसल का भी उस दौर में था कि ये लोग जो उसके साथ साथ थे उस तनाजे में थे। और फिर वो जिनकी आपस की जो पार्टियां थी कि भाई कम्युनिस्ट पार्टियां थी मिस्र के अंदर, जैसे जमाल अब्दुल नासिर और दूसरे लोग जो थे इस मामले के अंदर उस तनाजे में, जो क्योंकि उनके पड़ोस का ये मामला हो रहा था, तो उसमें वो शायद उसको, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद इसराइल को हल्के में लिया करते थे। सही। लेकिन इसराइल ने इसमें मामले में आप ये देखें कि इसराइल ने अपने कयाम के बाद से 47 से लेकर टिल डेट आज तक भी अगर आप देख लें, तो इसराइल की आप जीडीपी जीएनपी आप जाके देखें, तो उसमें तसलसल के साथ से इजाफा हो रहा है। आप सही। देखेंगे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, भले अमेरिकी पैसे से हो, अगर वो खुद नहीं कमा रहे, मैं कह रहा हूँ भाई वो जक़ात खैरात पे चल रहे थे अमेरिका के, ठीक है, आईएमएफ ठीक के है। पैसों से चल रहे थे, वर्ल्ड बैंक के पैसों से चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया है, उस पैसे को हलाल किया है। कि अगर उस हम्म। रेगिस्तान को उन्होंने ऐसा गुलजार बनाया है, वो ड्रिप इरिगेशन की है, सब कुछ काम किया है, तो उन्होंने अपनी R&D के ऊपर, जिस तरह जापान ने किया, जापान मॉडल है कि भाई उन्होंने तालीम पे, बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की पे, अपने समाज की बहबूद के ऊपर खर्चा बहुत किया। अब आप देखें ना सही। कंप्यूटर इंडस्ट्री है या और जो है उसके अंदर, जाहिर बात है उनके लोग बाहर गए, उन्होंने वहां जाके मुलाजमतें की और फिर वापस अपना ग्रोथ लेवल बढ़ाया। तो ये तो देखें तरक्की तो दिखी उनकी, और उसमें फिर उन्होंने, भाई देखें बात ये है कि जिस वक्त आप, एक नेचुरल बात है, नेचुरल फिनोमेना है कि जिस वक्त एक कोई कौम या एक कोई गिरोह हर तरफ से उसको तारीखी तौर पर 3-4 हजार 5 हजार साल की तारीख में जिनको इस बुरी तरीके से, जिस तरह से इसराइलियों को मतलब समझे मार पिटाई हुई है, निकाला गया है उनके लैंड से, निकाल दिया गया बाहर, बाद में फिर लाके बसाया, इसको फिर निकाल दिया गया, फिर मतलब मौजूदा मालूम तारीख में तो हिटलर ने प्रोसिक्यूशन की, मारा उनको बुरी तरीके से, समझिए आप उसके लिए लफ्ज कर दिया कि भाई स्लॉटर हाउस ही में उनको समझे जिबा मजबा ही खाना बना दिया जर्मनी को, तो यहूदियों का। और वो फिर बिखर गए दुनिया में। तो आप देखें किसी गिरोह के साथ अगर इतना सब कुछ होगा, तो अगर उसको थोड़ा सा पल सुकून का मिलेगा, तो सबसे पहले वो अपनी बका की जमानत की तरफ देखेगा कि भाई कौन मेरे गारंटियर हैं, भाई मेरी पुश्त के ऊपर भाई फलाना खड़ा है, फलाना खड़ा है, और मैं खुद भी इस काबिल हूं, मैं मजबूत हूं कि मैं, अगर ये लोग पीछे नहीं हूं तो मैं अपना डिफेंस कर सकूं। तो उन्होंने, आप ये देखें इसराइल के अंदर के शुरू के अदवार से लेकर और बाद में, उसके अलावा भी उन्होंने अपने आप को माशी तौर पर तो मजबूत किया, साथ में उन्होंने अपने आप को दिफाई तौर पर भी मजबूत किया। आप देखें उसमें जो सुप्रीमेसी है कि वो आयरन डूम है, भले वो अमेरिकन से लिया या उन्होंने किसी से भी लिया, भाई ये तो आजकल है ना भाई, खरीदारी हो रही है अमेरिका से हो रही है, बहुत सा हथियार जो रूस से लिया जाता है, बहुत सा हथियार पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, जो तैयार हैं फलानी चीजें, तो लिया। लेकिन उन्होंने इस मामले में बहुत बड़ी रकम जो थी वो अपने दिफा के ऊपर भी खर्च की, कि ऐसा ना हो कि फिर हमारे साथ तारीखी तौर पर, क्योंकि उनके देखें वो उनके लाशऊर का हिस्सा है जो उनके साथ हुआ है हम्म। हम्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो तारीखी तौर पर हुआ है वो उनके लाशऊर का एक, देखें एक कौम के मिजाज का हिस्सा भी बन जाता है कि जब आप उनके साथ ऐसा, उनने तारीख में उनके साथ जबर हुआ हो, तो वो उसके बारे में काफी कॉन्शियस भी होते हैं कि यार दोबारा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई पता नहीं कि कब हो जाए, तो इसलिए उसकी पहले ही ऐसे इकदाम किए जाएं कि फिर तारीख में वो ना अमल हो हमारे साथ। सही। तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से मजबूत किया इन 50-60 सालों में, 70 सालों में। तो उसमें फिर जो अरबों के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई, यानी शुरू में तो जैसे आपने फरमाया कि उनको हैं, इनको हमने क्या वो तस्लीम ही नहीं, भाई हमें तो दूसरी अपनी रियासत नहीं चाहिए, बस ये सबको लेना है। उसके बाद फिर उन्होंने 4 जंगें लड़ी, और उसके बाद अब तस्लीम दोस्ती यारी तक बात पहुंची हुई थी। और ये गजा, ये वो जो हमास अगर हमला ना करता, जो कहा जा रहा है मीडिया पे खबरों में, या जो आप जिसे तज्ज़िया निगारी पेश करते हैं, और वाकई में ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे थे, और पूरी एक और उसके ऊपर फिक्री और इल्मी और मजहबी बुनियादों तक को भी उसमें लाया जा रहा था कि भाई एक है, आले इब्राहिम है, फलाना।
ये सारा था ना। तो उस पे फिर आप ये फरमा रहे कि क्या अरबों को ये समझ में आया कि भाई हम 4 जंग लड़ने के बाद हमें बुरी तरह शिकस्त हुई, और हम सब के मुकाबले पे इसराइल जो है वो मुसलसल तरक्की याफ्ता होता जा रहा है हर लिहाज से। मईशत उसकी मजबूत है, दिफा उसका मजबूत है, बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमान मुल्कों के अलावा बाकी पूरी दुनिया में उनको तस्लीम किया गया। तो उस सब को देखते हुए आप ये फरमा रहे कि अरबों का मौकफ तब्दील हुआ। और फिर ये जो 4 जंगें हुई उसका थोड़ा सा आप हमें बताएं ना, हम तो इसके ऊपर मुब्तदी टाइप टाइप के तालिब इल्म हैं, कि उन जंगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था अरबों को, और क्यों हुआ था, मतलब इतने सारे अरब ममालिक मिल के इस तरह से नुकसान को कैसे उन सबको उठाना पड़ा। भाई देखें, मसला जो आप बात बता रहे हैं ना, इसमें देखें मैंने इस नटशेल में इब्तिदा में गुफ्तगू की कि सारे अरब ममालिक ने शुरू में, आप देख लें 48 की वॉर से लेकर एंड तक आप ले लें, ये जो हमास के हमले या जो हमास, अब देखा मुल्क तो नहीं थे, आप ये समझ लें मलेशिया जो थी सारी, क्योंकि ममालिक ने आपस में लड़के ये बात देख ली कि इसराइल को एक हो, मिस्र हो, लबनान हो, उर्दन हो, शाम हो, मिल के भी हरा नहीं पा रहे, सारे नहीं पहलवान मिल पाया के भी जी। एक पहलवान को सही। बिछाड़ नहीं पा रहे। तो हमास हो गई, हिजबुल्लाह हो गई, समझे एक तरह से उस खत्ते में प्रॉक्सी शुरू हुई। हम्म। पीएलओ थी, यासिर अल्फात वाली थी, वो भी उसके अंदर पेश पेश थी, सारे मामलात होने लगे इस मसले में अरबों के भाई ये। लेकिन देखें उसके बाद अरबों ने जो ये 6 जंगें लड़ी, 4 जंगें लड़ी, जिसमें मिल के भी कलेक्टिवली भी लड़ी, गुरिल्ला वॉरफेयर भी लड़े बाद में, उसमें हर यासिर तरह से अल्फात भी जब बिल्कुल। वो, हाँ जी जी, तो थे जब वो बड़े लीडर थे सारे, उसमें भी उनको ये बात अरबों को भी समझ में आई कि अब ये देखें 50 निस्फ सदी से ऊपर का ये किस्सा हो गया है, हम्म। और इस इसराइल का कयाम जो है वो इस खत्ते में अब एक मजबूत, समझे आप समझ लें मुल्क के तौर पर है हमारे दरमियान ही, या आप ये समझ लें कि मुशरक वस्ता का अब एक ये पार्ट है। अब ये अगर कायम भी किया गया है तो अब ये एक पार्ट है मशरक वस्ता का, और वो कम्युनिटी जो कभी 3,000 साल 2,000 साल पहले यहाँ थी, अब दुनिया जहां से, युगांडा से, इधर से उधर से सारे लाके जमा कर दिए गए। तो जी। अब ये तो एक एक रविश है कि हम उसके साथ, हम उसको मसल स्ट्रॉन्ग करके या हम उसे पिछाड़ के तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं कर तो फिर सकते। ये गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुए, पीएलओ की, यासिर अरफात की और हमास की और इन सब की, और उसके पीछे ईरान आया वहां पे, और शाम के भी कुछ ग्रोह थे, क्योंकि शाम में बेसिकली बेसिकली वो अलवी थे, और बेसिकली वो कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ रशियन इन्फ्लुएंस बहुत था। और रशिया भी ये चाहता था कि भाई इस बड़े सगीर में कोई एक हमारा, वो उनका भी वहां पे एक बंदरगाह पे उन्होंने बेस बनाया हुआ था, और वो उसको प्रोटेक्ट करते थे उस मामले को, ये शाम की रिजीम को। लेकिन देखे सही। बुनियादी मसला जो था वो शाम, वो मिडल ईस्ट का ऑयल भी है। अभी जो शाम में भी मसला हुआ है, हम जो सारा पूरा मामला हुआ उस पर निगाह, बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो कम उस पर गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि जो यूक्रेन रशियन वॉर थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला शाम की पाइपलाइन का भी था, जो वाया कतर जिसका मामला था पूरा। तो आप देखें ना कि उस मामले में जो माशी मसला था, वो रूस जो था वो वहां लगा हुआ था, और रूस जो था उतने परसेंट ऑयल की सप्लाई में था, जो बहुत बड़ी ऑयल की सप्लाई रूस से जा रही थी, उसका सही। पैरेलल शाम से वो उस मामले की ऑयल की सप्लाई थी। तो उन्होंने, आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट ही, मामला जो था उन्होंने गवर्नमेंट ही चेंज करा दी, इंटरनल हम्म। रिफॉर्म जो अब बिशार उल असद कर रहे थे, और उसमें ईरान के भी पैसे लगे हुए थे, मतलब समझे आप तकरीबन, मेरा जहां तक ख्याल है 30 अरब यूरो या डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, हमास पे भी की हुई थी 20 की और 30 की जो थी, जिसके बारे में बाद ये सवाल उठा कि शाम में जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट ईरान ने कर रखी थी उसका क्या बनेगा, वो तो डूब गए, हम्म। ईरानी कंपनीज ने की हुई थी। तो वो तो बाहर मार्केट में फिर लीक हुई ना कि इतनी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट शाम में कर रखी थी। और फिर जो मलेशियाज थी उनको कर रहे थे इस मामले में कि मतलब इसराइल को उलझा के रखेंगे प्रॉक्सी करने के लिए, कि मतलब अगर असल में ईरान का मसला ये था कि वो बाद में ये बात भी हुई जब ये बशार अल असद की गवर्नमेंट खत्म हुई, कि बेसिकली ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर मार्शल प्लान को फॉलो कर रहा था, कि जिस तरह यूरोप को और दूसरे अच्छा। को मार्शल प्लान है, जी जी, मुनज़्ज़म किया, मईशत को मजबूत किया ममालिक की, अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत, अमेरिका वो मार्शल प्लान को फॉलो कर रहा था मिडिल ईस्ट में शाम वाम के साथ, कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहाँ की मलेशियाज को ताकतवर कर रहा था, कि वो मतलब समझे आप ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं इसराइल को।
लेकिन इस पूरे तनाजुर में अगर आप बात देखें तो सुपर पावर्स में क्या इसके टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बैन अवी सियासत में, बैन अवी ताल्लुकात में हर चीज की ना टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग उसको सही। मतलब सौंपे नजर कर जाते हैं उससे। हम्म, कि बिल्कुल। अभी कल परसों भी मैं बयान देख रहा था कि अमेरिका के सदर ने बात की कि भाई हमने 60 दिन दिए थे ईरान को, और आप देखें 61वें दिन अटैक हुआ है। अच्छा, इसके अंदर दो दो मेन की प्लेयर्स हैं, आप ये देखेंगे रूस और चीन। वो इतना आपको फ्रंट पे नहीं दिख रहा है ना, बयानात की बैकडोर तो वो चल रहा होगा उसमें, जब आप देखें ना तो बाकायदा बाहर नाम आ गया कि भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड था, कतर भी उसके अंदर है, सऊदी अरब भी है उसके अंदर, अमेरिका तो है ही है, फ्रांस भी है, चीन, ये सारे हैं। और वो इस मामले को ये है कि भाई इसको डिफ्यूज करें कुछ मामले को। तो वो तो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन जिस तरह खुल के रूस को या चीन को सामने आना चाहिए था, क्योंकि देखें चाबहार वगैरह में बड़ी है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइनीज ने भी। हम्म। और आप इसमें खास तौर पे बात अगर आप देखें गौर करें तो जहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई हुई है चाइना पे, उन पर इसराइल भी अटैक नहीं कर रहा है। अच्छा, बाहर में चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है? चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया तो कर ही रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट, इंडिया तो का तो है, आप इंडिया का तो क्योंकि है बहुत चाइना का बड़ा। तो ये, अच्छा, सी पैक पे है ना, चाइना का तो ज्यादा इधर लेकिन पाकिस्तान। तो वहां भी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी भाई, इंटरेस्ट तो उनके भी है ना उस पोर्ट में, क्योंकि गवादर पोर्ट के पैरेलल वो भी सोचते हैं ना कि अगर पाकिस्तान में ऑपरेटिव नहीं हुआ तो फिर ऑल्टरनेटिव पोर्ट कौन सा होगा जिसको हम यूज करेंगे। वो सही। चाबहार उनको दिखती है। तो देखें इंटरेस्ट तो इस तरीके से है, तो अब उसमें बीच में जब ये अरबों ने सब कुछ करके देख लिया तो उसके बाद कंसेंसस हुआ। देखें असल में एक और बात भी है, वो जो शाह फैसल दौर की जनरेशन थी ना, जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना कि सुल्तान काबूस बिन सईद वो जो थे मस्कत के, उनका इंतकाल हो गया, शेख जायद बिन सुल्तान नहियान का हो गया, शाह फैसल का हो गया, शाह खालिद का हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अब जो आप देखें जो जितने भी मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं, वो हार्वर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, मतलब हार्डली उनकी उम्र जो है वो कम ही है, और वो उस तरीके सही। से दुनिया नाजुर में नहीं देखते कि मसले की बुनियाद पे देख रहे हो। वो बिल्कुल उसको ऐसे देख रहे हैं कि दुनिया जिस हवाले से और जितनी तेजी के साथ तब्दील हुई है, मेरे ख्याल में आई थिंक सो, अगर ये जो लोग हैं अब इस टाइम 9/11 में अमेरिका या कहीं इंग्लैंड विंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे, जो आज समझे आप इक़्तिदार में हैं, तो वो जो जेनरेशन थी जो पहले थी, जिनमें के बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में शायद सख्ती थी, वो इन अरब ममालिक में जो अब रजीम आई या जो समझे हम्म। आप समझे उन्होंने आके टेक ओवर किया है, मतलब दिफा के शोबों को, मईशत के शोबों को, माशरत के शोबों को, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा समझिए आपके लचक है। और वो इस बात को समझ गए हैं कि भाई ये मसला मिडल ईस्ट का अब है, एक मुल्क वो भी है, उसको भी रहने दें। आप दोस्ती यारी करें उनके साथ, काम धंधे की बात करें, तिजारत करें, लड़ने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पहले हमारे बड़े जो थे लड़ लड़ के देख चुके, हम्म। उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। सही। तो डॉक्टर साहब, ये आखिरी जंग अरबों की इसराइल से कब, कौन सी हुई थी, 74 में या उससे पहले? मेरे ख्याल में डेट एग्जैक्ट 74 में थी, आखिरी जो थी। सही। तो इसका मतलब ये हाँ। है कि, हाँ, यानी ये वो दौर है जब ईरान के अंदर अभी इनकलाब नहीं आया है, शाह मौजूद है। तो इस सूरत हाल में मैं थोड़ा सा आप ये समझना चाह रहा हूँ ना कि अब ये तो अरबों का और ये पूरा पस मंजर बहुत अच्छे से आपने बताया। अब हम इस तरफ आते हैं कि जो अरबों ने तो इससे हाथ उठा लिया, ताल्लुकात भी कायम करने की कोशिश की, उन्होंने कहा भाई आप अपने अपने मुल्क पर और अपने अवाम पर तवज्जो दो, तरक्की पे काम, सारा कुछ। अब शाह ये मोहम्मद साहब ने 2030 का विजन वगैरह जो सारा दिया, तो वो उस पे है कि भाई अपने उस पे फोकस करो, इधर उधर के चक्करों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अब जब हम ईरान और इसराइल ताल्लुकात को देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि इनकलाब से पहले मशरिक वस्ता में दहशत ईरान, बावजूद इसके कि वो अरब मुल्क नहीं है, अजमी मुल्क है, लेकिन एक मुसलमान मुल्क होने के नाते वहां पर मेरे ख्याल से 90% या 95% दहशत मुसलमान, ये शिया सुन्नी और ये सब मिला के। तो अवाम मुसलमान वहां पर, बड़े बड़े उलमा मराजी, मजहबी लीडरशिप भी रही वहां पर, हर यानी शिया दुनिया के लिए। तो उस वक़्त ईरान का और इसराइल का ताल्लुक क्या था? मैं अभी इनकलाब की बात वाले पे मुस्तकिल सवाल करूंगा। इनकलाब तक उन 4 जंगों में ईरान का क्या रहा? गैर जानिबदार ईरान था, किसी की तरफ झुकाव था? और फिर खुद ईरान का, इनकलाब से पहले वाले ईरान का इस पूरे कजिए पे क्या मौकफ था?
देखें मसला ये है कि जो लास्ट अरब वॉर तो 1973 में थी, योम कपूर, अक्टूबर अक्टूबर में शायद हुई 73। देखिए मसला ये था सही। कि ईरान को अगर आप देखें इस मामले को, ईरान तो अमेरिकन जी। कैंप में था। सही। ठीक। तो यहाँ इस कैंप में जो लड़ाई हो रही थी अगर देखा जाए तो उसमें सर फहरिस्त तो मिस्र था, जॉर्डन था, पीछे इराक था, उसके अंदर सीरिया था, ये सब लोग ना इस फाइट में थे ना, जो आखिरी भी जंग हुई उसमें। ठीक। बिल्कुल ईरान ठीक। तो 70s में जो 73 74 75 जो आप थे शाह का जो दौर था, उसमें तो आप देखें ना कि भाई ईरान तो अमेरिकन कैंप में था। अच्छा, ठीक है। इसराइली जो कंपनीज थी, इसराइली जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, वो ईरान के साथ बहुत शानदार चल रही थी। तो आप ये हम्म। समझ लें कि ये अरब जो थे वो तो अपने स्टाइल के अंदर इस मामले को डील करने की कोशिश कर रहे थे, और ईरान जो था वो अमेरिकन कैंप में था। तो मतलब खुलेआम था इस मामले में, तो कोई शक की बात नहीं थी बिल्कुल। कि वो और मुशावरत इसराइल है को और तस्लीम, सारे मामला है। इसराइल हाँ, को इसराइल तस्लीम किया हुआ, तस्लीम भाई किया हुआ इसराइल, था ना। इसराइल को तस्लीम किया हुआ था। 79 तक इसराइल का सिफारत खाना जो जी। था वो ईरान के अंदर ठीक। था, और ईरान में उस बिल्कुल सिफारत ठीक। खाने में जब बंद ताल्लुकात बंद हुए तो उसके अंदर कुछ मेरे ख्याल में, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो उसमें पीएलओ का दफ्तर खुला था। सही। 79 तक ताल्लुकात इस ईरान के इसराइल के बिल्कुल दुरुस्त हालत के अंदर मौजूद थे। सही। लेकिन उसके अवाम बाद वहां पर देखे ना, अभी जैसे हम अरब मुल्कों में देखते हैं ना, बादशाह तो बादशाहों का या उनका तो ये है हुकूमतों का कि भाई दोस्ती करो, फलस्तीन के मसले को ठीक है किसी तरह कर लेंगे। लेकिन अवामी राय देखा जाए तो अवाम का तो मुतालबा या अवाम की ख्वाहिश तो यही है कि इसराइल को या तो खत्म किया जाए या उसको इतना महदूद किया जाए कि फलस्तीन एक रियासत बने और सारे मुसलमान ही। तो ईरानी अवाम का कुछ वो नहीं था उस वक्त, देखिए रुझान इस मसले पे। ईरानी अवाम का अगर आप मसले मसाइल को आप देखें ना उस मामले में, तो वो तो देखें ईरानी अवाम तो उस जमाने में, अगर आप उस बारे में मुताला करें, तो उसमें तो ईरान की आवाम की, तोदा पार्टी की मौलाना, उसमें जो उलमा थे, उनके जो मामलात थे वो तो ईरानी आवाम की जो हालत थी उसके ऊपर सही। उलझे थे ना। कि भाई ईरान जो शाह जो है वो 1000 साल वो तकरीबात हो रही हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स, वो पूरा एक नया शहर बनाया गया, उसमें खर्च कर दिए गए, और सेहत पे नहीं लग रहा, तालीम पे नहीं लग रहा। बुनियादी शिकायतें जो ईरानी अवाम को थी, जिसको आप समझ लें कि जिसकी वजह से इनकलाब आया, वो फलस्तीन थोड़ी था। वो तो ऐसा ही है वो। पॉलिसी थी ना शाह की। वो तो जो आज पाकिस्तान के मसाइल हैं कि देखें, सेहत है, सफाई है, तालीम है, ऐसा ये ही। है ना मसला अवाम के। अब ये तो देखें मसला ये है कि हुकूमत वक्त एक बयानिया बनाती है, अवाम तो उन बुनियादी मसाइल का शिकार है ना जो आज है, कि आज महंगाई है, तालीम है, बेरोजगारी है। वो वो मामला थे जिसको आप इस कह लें कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान ने, उलमा ने, इन सब ने मिलके कैश किया, और फिर इनकलाब आया, क्योंकि वो जो रजीम शाह की खत्म की गई, नहीं वो डॉक्टर साहब, उस समय। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना, आप ठीक है यहाँ पर बेरोजगारी गुर्बत सारे मसाइल है, लेकिन इस मसले पे आप देखें ना, आप पाकिस्तान के मेरे ख्याल से बिला तफरीक मजहब मसलक सब 80 से 70% जो हम सोशल मीडिया पे देखे वो सब ईरान के हामी है। यहाँ पर 98% लोग जो है वो फलस्तीन के कजिए पे आज भी नारेबाजी, यानी उनका एक पूरा एक जज्बाती ताल्लुक और रुझान तो है ना, अपने तमाम तर दाखिली मसाइल के बावजूद। तो मैं उस पस मंजर में समझना चाह रहा हूँ ना कि नहीं, अगर अरबों ने चार चार जंगें अरबों ने लड़ी और ये सारा कुछ मजहब के नाम पे आप कर रहे हो, वहां पर इसराइल भी अपने मजहब के नाम पे, यहाँ पर अरबों ने भी किया। तो उस सिचुएशन में ईरान बिल्कुल लाताल्लुक, या उस सिर्फ उस कैम्प में जो इसराइल का कैंप था, जो अमेरिका था, उसके साथ रहा। तो यानी अवामी सतह पे इसका कोई आपने जो कुछ तारीख पढ़ा है उसमें ऐसी कोई तहरीक या कोई इस तरह का जोश और जज्बा खरोश नहीं था, या ये मसले की बुनियाद की वजह से कोई खामोशी थी कि बस ठीक है। देखें देखें मसलकी तौर पर तो कल भी ईरान का जब शाह था तभी मसलकी तौर पर उसका मजहब जो था वो अहले तशी शिया था। सही। हाँ, बिल्कुल आज यही भी शिया जी था। जी। ठीक है, कोई ऐसा आज मसला पे तो नहीं है हम कि कोई आएंगे गलत ना। वो फर्क है। हो गया, वो वाले तशय्युह अच्छा, और ये वाले तशय्युह में फर्क है, वो अच्छा, हम अब बात चल, बात करेंगे। ठीक है। लेकिन देखें असल मसला तो समाजियात का था ना। शाह तो ऐसा कोई बयानिया नहीं बना रहा था ना जो एंटी इसराइल हो, या जी एंटी जी। अमेरिका हो, या बिल्कुल नहीं एंटी बना रूस रहा हो, था। या एंटी ईरान हो। बिल्कुल वो तो ठीक है। कोई नहीं था। हाँ, नहीं बना रहा था। उसकी तो असिस्टेंस थी, अमेरिकन की भी थी, रूस की भी ठीक थी, है। ईरान की भी। जो अगर बहुत डिटेल देखें तो वो आप ये समझ लें कि
उस मसले में जो होता भी था, और ये शाह पे इल्जाम आयद हुआ करता था कि भाई ये तो इस खत्ते का पुलिस वाला है, पुलिसमैन है शाह जो है। पुलिसमैन है। जो और सही काम है। अमेरिका को इस एरिया में करवाना होता है वो शाह से और फिर ईरान से करवा लिया जाता है। तो हुकूमत वक्त की वजह से तो अवामी सतह पर कोई ऐसा बयानिया नहीं था ना जिसको आप बोलें कि वो एंटी इसराइल या एंटी सही। ईरान हो। लेकिन सही। हाँ, ये बात थी कि ईरान की हुकूमत में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा सही, बिल्कुल जरूरत ठीक से है। ज्यादा थी। मतलब आप ये कहें जो बहुत। कि बुनियादी तौर पर भी बाद में पूरी वो हुकूमत चेंज होने में जिसका बड़ा अवामी तौर पर उसको समझे आप यूटिलाइज किया गया उस हिमायत को जो अमेरिका शाह को किया करता था। सही। और उस दौर में शाह मेरे ख्याल से इतना पावरफुल था, यानी ईरान खुद एक लिहाज से आलमी सतह पर भी, के बरतानिया का है किसका एक इलेक्शन पे बाकायदा इन पे इल्जाम था कि इनके मुदाखलत से वो कोई सदर हार गया वहां का, यानी यहाँ तक भाई बात थी। भाई देखें, मसला ये है कि मतलब ईरानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी आलमी मंडियों में। फिर ये है कि तेल का जो डॉक्टर मुसद्दक का मसला था जी। 1953 में, जिसमें कहते हैं कि सीआईए इन्वॉल्वमेंट हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आ गए थे और वो हुकूमत गिरवाई गई। तो आप देखें इस लेवल पर ईरानी पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिकन जो असर था वो मौजूद था। और उसकी वजह से ईरान जो था वो फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था भाई। उसके रिजर्व्स थे और फिर वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, बहुत बड़ी बिल्कुल। कंट्री था। मतलब अगर अगर उस जमाने का आदाद शुमार देखें तो मतलब सबसे बहुत से ममालिक में तो उतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी आज वो ऑयल निकाल रहे हैं कि ईरान का मुकाबला कर सके। महसूस। बिल्कुल तो ऐसे ही। जीडीपी जीएनपी के रेट जो वो हैं वो तो इस बात के हैं कि भाई किस हमारी सी नेशनल ग्रोथ थी। हाँ, ये हो सकती है बात कि अवामी सतह पे जो दाखिली मसाइल में वो ये हो सकता है कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, ये मसाइल थे। लेकिन आप ये कहें कि अवामी सतह पे वो एक लाइन के भाई फलस्तीन बिल्कुल खत्म हो जाए। ईरान, मेरा अपना ख्याल ये है कि हाँ। जितना मैंने मुताला किया, ईरानियों का उस मसले में फलस्तीन का या उस लेवल का कोई ताल्लुक था नहीं। सही। वो ठीक, अपने बहुत अच्छा। मामला को ज्यादा देख रहे थे जी। बेहतर अंदाज में। ठीक। ठीक। क्योंकि मैंने भी तालिब इल्म की तो कुछ चीजें पढ़ी है, इस तरह की चीजें आपकी तरह तो बहुत गहराई से इस तरह से नहीं। तो उसने मुझे ये चीज कम, यानी इसकी कमी महसूस हुई। अब मुझे ये लगा यार उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई उसमें ईरान के उसमें जिक्र इतना कोई है ही नहीं, ना कोई तंजीम ना। हालांकि अरब दुनिया में आग लगी है 4 बार, सब कुछ हुआ। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अब जब इनकलाब आ गया और उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है जो भी था वो हम उस पर बात नहीं करेंगे, किसी दिन आपसे मैं इनकलाब ईरान पे भी इंशाल्लाह तफसील से बात रखूंगा। गुफ्तगू के लिए मेरे बहुत से सवालात भी हैं और इसमें। तो अब इनकलाब आया, इमाम खोमेनी वहां पर मरकजी किरदार के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, यानी एकदम जो सारा ताल्लुक माल्लुक वो तो चलो अमेरिका और आलिमी उसकी वजह से मलयामेट हो गया, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ ईरान ही है जो फलस्तीन के कजिए को कार्ड को उठाए फिर रहा है। और ईरान ही है जो इसराइल के साथ उसने न सिर्फ दुश्मनी मोल ली, बल्कि इमाम khomeini के तो बयानात भी है कि ये एक नाजायज रियासत है, अरब के कल्ब में एक खंजर है, और इसको हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो ये सब कुछ एकदम कैसे हुआ है, मतलब ये वो क्या वजह हो सकती है? देखें भाई, बात यह है कि इस मसले को अगर ये आप देखेंगे, इस सियासत इस मसले को 79 में इनकलाब आ गया। जी। ठीक है। आयतुल्ला जी। कहाँ थे? कहाँ मौजूद थे? फ्रांस में थे। फ्रांस में थे। फ्रांस में थे। और मतलब मुस्लिम ममालिक रखने को तैयार नहीं थे और वो फिर फ्रांस चले गए। तो देखें, यूरोप को आयतुल्ला खुमैनी से कोई ऐसा मसला नहीं था। उन्होंने फ्रांस में रख लिया, वहां से वो लिखत पढ़त भी कर रहे थे, पंफलेट पंफलेट जो भी कोई थे वो टेप्स खुल वगैरह के उनकी आ बयानात रही। दे रहे थे। हाँ, खुल दे के रहे थे। बयानात दे रहे थे, हाँ यानी बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि यूरोप को तो ईरान से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जाहिर पता, जब यूरोप को नहीं थी, अमेरिका को भी नहीं थी। एक सही। मूवमेंट थी वो खिलाफत चल रही थी उसमें, आप समझे। बास कम्युनिस्ट पार्टी भी थी ईरान की, तलबा भी थे उसमें, उसमें उलमा भी थे। अच्छा, अक्सरियत अहले तशी का वो मुल्क था, तो जाहिर बात ऑब्वियसली उलमा भी साथ साथ चल रहे थे। अब उस मसले के अंदर आप ये देखेंगे, फिर आयतुल्लाह वहां से वापस आ जाते हैं। अगर अगर इतनी दुश्मनी होती या इतना खौफ होता ईरान से या आयतुल्लाह से, तो भाई उस प्लेन को ही के साथ कुछ गड़बड़ की जा सकती थी। कोई मसला तो नहीं था ना इस मसले के ऊपर। लेकिन बहरहाल वो आ गए ईरान, उन्होंने भाई टेक ओवर कर लिया। जिस तरह से उन्होंने फिफ्थ, वो कहते हैं ईरान का आइन जो है वो जिस पे खतूत पे इस्तवार किया गया है वो भी हो गया। सारे मामला हो गए। असल मसला जो मैं समझाऊँ, आपने भी देखा होगा तारीख में, असल मसला शुरू हुआ
जब तलबा ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर कब्जा किया। इनकलाब के बाद जो हुआ। इनकलाब के बाद जो ईरान बड़ा मशहूर है वो ईरान होस्टेज क्राइसिस जो है, और वो 300 कुछ दिन तक चलता रहा, जिसमें पेश पेश जो थे वो ईरान के जो एक पहले सदर भी थे, अहमदी निजात, वो बाजरगान। स्टूडेंट लीडर थे। अच्छा। अहमदी निजात ठीक। भी थे ना उसमें। तो सही। वो जो मेरे ख्याल में वो जो इस तालिबान शुरू में आप देखें, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखें शुरू में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत ने उस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया था। वो एक समझे एक हजूम था तलबा का जो कि घुस गया एम्बेसी में और उन्होंने वो यरगमाल बना लिए। बाद में फिर उसको ओन करना पड़ा कि हाँ भाई, फिर ईरान ने उसको ओन किया कि सही। भाई ये तलबा ने अब जो हरकत कर दी है अब उसको ओन करते हैं। तो ईरान होस्टेज क्राइसिस से मेरे ख्याल में फिर ये बात ना एंटी अमेरिका और ये सब गई। और देखिए एक और भी मामला था कि जितनी वो आप ये समझ लें कि अब किसी चीज को समझना हो तो आप उसकी जिद को समझना शुरू करें। तो आप देखिए जितनी इंटरफेरेंस ईरान की पॉलिटिक्स में अमेरिका की थी, तो अगर आयतुल्ला खुमैनी ना भी होते हाकिम या ना भी हुकूमत कायम करते, उसकी जगह कोई और भी आता, तो जाहिर बात है वो वही चीजें बताता कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना था, अमेरिका ने ये किया था, ऐसा किया था, हमारे साथ जुल्म किया था। यानी कि वो एक ऐसी पोर्ट्रेट डेवलप करता कि ये चीज थी जिसने हमारे समाज को या हमारे मामलात को खराब किया। तो सही। वो ईरान में भी हुआ। अच्छा, जब वो हुआ ठीक। उस मामले के अंदर और यके बाद दीगरे, फिर वो 79 में, तो आप देखें वो इराक के साथ इराक ने भी प्रिवेंटिव मेजर पे फाइट करनी शुरू कर दी शत्रुल अरब के मसले पे। उसके पीछे फिर अमेरिका और समझिए आप दूसरे ममालिक आए इराक के साथ, और वो फिर 8 साल चली वो जंग। तो आप देखो शुरू में मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इनकलाब आ गया था वो ठीक है, लेकिन फिर उस मसले पे जब वो उस मामले को इस तरह से पोर्ट्रेट किया ना उस मसले को कि भाई ये शैतान बुजुर्ग है, अमेरिका जो है ये फसाद की जड़ है, और ये उसका जो ये नाहक वजूद है, ठीक है, कायद आजम के बयानात भी हैं इसराइल की रियासत के ऊपर, लेकिन था अब 70 साल हो गए उस वजूद को। आप समझे वो उस खत्ते का एक समझिए पार्टी बन गया है, बल्कि पार्टी है। तो अब ये बात ये समझना था कि अब आप उसको अच्छा उसमें ये हुआ इनकलाब के बाद के एटम एटम बम की रेस में तो नहीं थे ईरानी, आयतुल्ला फतवे वगैरह भी मौजूद हैं। 90s के बाद शुरू हुआ ये एटमी कहानी जो थी ना, वरना आयतुल्ला तो इसके वो नहीं थे। दिफा पे किया, लेकिन दिफा असल में इतना कमजोर हो गया था ईरान का ये 8 साल की वॉर के अंदर कि ईरान बस। और फिर 40 साल की पाबंदियां भी हैं ईरान पे, अब ये भी तो देखे ना आप। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही ये उन्हें सब। अपने तौर सारा है देखिए कलेक्टिव। आप जब एक पिक्चर को आप मजमुई तौर के ऐसे ही। ऊपर देखते हैं, आप उसके हर पार्ट को जोड़ के देखते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि सही दुरुस्त तस्वीर है क्या। अब उसमें वो बयानिया बनाया गया कि ईरान जो है वो रियासत के वो समझिए आपके मजहबी तौर पर उसको वो रंग दिया गया कि वो हरावल दस्ता होगा, वो जो एक आपका एक पूरा तस्वर है मजहबी। जब आप वो एक रंग देने की कोशिश करते हैं तो भाई उसके अंदर फिर आप खुद लीडर हैं, उसमें आप लीड कर रहे हैं, आवाम आपके पीछे है, एक बयानिया आपने दिया है। तो देखिए बहुत से लोगों को वो बयानिया समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखें बात यह कि अगर जो आपके हम मकतब फिक्र के लोग हैं या मसलक के लोग हैं वो तो उसको बयानिए को शायद कबूल कर लें, लेकिन जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो नहीं करेंगे। और फिर जब इनकलाब आया उसके अंदर देखें पाकिस्तान में भी जो प्रॉक्सी शुरू हुई, तो उसमें एक बयान था जो आयतुल्ला की तरफ से आया कि ये इनकलाब जो हम ने ईरान में आया है हम इसको पड़ोसी ममालिक में एक्सपोर्ट करेंगे। वो जब बयान सुना आया तो पाकिस्तान में भी उसमें जियाउल हक की गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो भाई इनको भी तशवीश हो गई कि भाई, और जाहिर बात है होनी भी चाहिए थी कि भाई ये क्या पड़ोस में तो ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे भी जो आपको पता है फिर आपके सामने ही है कि पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बन गया प्रॉक्सी का उसमें के अंदर। फिर अरब ममालिक और पाकिस्तान और ये सब सामने है आपके, तो आपकी रिसेंट तारीख है पूरी। ये ऐसे सारा ही। मामला ये हुआ उसके अंदर, तो उसकी वजह से कि मतलब वो फलस्तीन कार्ड या वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो थे जो अरबों के भी थे उसको कैश कराया जाए, और फिर पीएलओ और हमास उसको सबको देख के किसी तरह से इसराइल की रियासत का खात्मा किया जाए, या खात्मा तो नहीं हो सकता ये तो नहीं, समझे कि ऐलान वो, है। हाँ सही। आप ये कहें कि वो आप तकरीर बोल लें या आपको नारा बोल लें, कहना चाहिए उसको सियासी तौर के ऊपर, वो सियासी नारा या सियासी कार्ड था जिसको आप लेके चले। अच्छा।
हाँ, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे, आप बताएं ना। बिल्कुल पांच बिल्कुल ममालिक ऐसा ही। ने इकट्ठे मिलके एक जंग लड़ ली, उसमें शिकस्त पाए। अमेरिका देखें, अमेरिकन असिस्टेंस से हुई या बरतानिया की असिस्टेंस से हुई, या बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका सब आके पीछे खड़े हो गए इसराइल के। जब पांच छह ममालिक को मार पिट सकती है, तो फिर उसके अंदर छह, दो तीन भी ईरान भी और दूसरे पाकिस्तान भी शामिल होकर क्या कर लेंगे, उनकी भी पिटाई लगेगी। ऐसा ही। ये तो हकीकत हो गई ना, देखें इसके ये तो बिल्कुल एक बिल्कुल रैशनल अप्रोच के साथ रियलिस्टिक अप्रोच ही हो गई। तो अब बिल्कुल। उसके अंदर मसला ये है कि भाई जब ये हो गया तो वो बयानिया हो गया फिर, कि वो बयानिया आवाम को ये बात बताने के लिए कि ईरान वो वाहिद जोग्राफियाई इस खत्ते के अंदर वो एक ताकत है जो मजलूम और जालिम, भाई जुल्म तो कर रहा है। अगर आप किसी की बका को खतरा होगा तो वो मतलब चाकू मारने में या गोली मारने में दरेग तो नहीं करेगा, पूछेगा तो नहीं कि ऐसा आप ही मुझे है। क्या करेंगे मेरे साथ। तो उस मसले को इन पूरे इनकलाब में 79 से लेकर टिल नाउ तक कि भाई वो उसको समझे आप, उस पर लागत लगाई गई तकरीबन 30 अरब डॉलर तो शाम में लगाए गए। अभी जो ये गवर्नमेंट अभी मसला हुआ ना, कि भाई इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ईरान ने कर रखी थी शाम में, और तो बीस ये अरब पूरी, डॉलर ये मुस्तनद रिपोर्ट है ये, बिल्कुल। ये आप जाके देख लें, ये तो बीबीसी ने भी किया है। उस पे सही। बाकायदा, क्योंकि देखें कंटेंट जो है बीबीसी का, खासतौर पे कंटेंट जो है वो ये है कि पहले उनका लीगल डिपार्टमेंट चेक करता है। वो देखते हैं इस पे ऐसा तो नहीं है कि बीबीसी के ऊपर केस हो जाएगा। तो ये आया सही। कि तकरीबन हमास पे और इन पे 20 अरब डॉलर के करीब, बिलियन डॉलर्स में, और 30 अरब इन्वेस्टमेंट थी शाम में। उन इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, वो डूब गई, क्योंकि ये गवर्नमेंट थोड़ी देगी जिसमें से आई थिंक 17.2 बिलियन डॉलर की कर्जे की बात कर रही थी ईरान गवर्नमेंट शाम के साथ, कि हमने अच्छा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो थे वो यहाँ लगाए थे, उनकी वापसी का क्या होगा अब जब हुकूमत बदल गई है तो अब देखें, जब सही। इतनी बड़ी रकम किसी मुल्क में लगी हो, किसी दूसरे मुल्क की, और वो हम्म। वहां पे हुकूमत ही बदल जाए, तो एकदम से आप समझ लें माशी तौर पे तो बहुत बड़ा झटका है ये। बहुत बड़ा, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ऐसा। जिस तरह से हमास को और दूसरे जो मलेशिया थी उनको जिस तरह से ईरान सपोर्ट करता था, कि भाई अगर इसराइल आपके साथ जुल्म करे तो आप उसका जवाब इस तरीके से दें, तो उसके मामले में ये बात यहाँ तक जब आई पहुंची सारे मामले में, उससे पहले वो तमाम जितने आप समझ लें कि वो रुकावटें थी उनको दूर किया। कि हमास के साथ भी हुआ, और पूरा वो आप देखें ना कि आपने चार छह ही वो गजा के ऊपर मिसाइल इसराइल की तरफ किए थे उन्होंने, पूरा गजा जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ कि भाई उन्होंने कहा भाई पूरा हम बना देते हैं। और सऊदी अरब ने भी उस पे कोई एक आध बयान दी, मैं देख रहा था। एक बयान दिया तो उस पे सुना है ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने बयान दिया कि इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है खाली सऊदी अरब में, हम सारे इनको इनको लाके वहां बसा देते हैं। उसके बाद से कोई बयान नहीं आया फिर। बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब, ये जब हम आपने, इसीलिए मैंने ये ख्वाहिश थी कि पूरा पस मंजर हमारे सामने आ जाए। तो इनकलाब ईरान से पहले का ताल्लुक, ये सब कुछ, फिर इनकलाब के फौरी बाद ये सारा कुछ हुआ। तो अब इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ कुछ लोगों का तो जो खालिस मजहबी जहन के नुक्ते नज़र के लोग हैं, उसमें से वो लोग जो ईरान और उसकी सिस्टम के बहुत हामी है, चाहे वो अरब दुनिया में रहने वाले, हम तो पाकिस्तान में ही लोगों को ज्यादा ज्यादा जानते हैं। तो उनका तो ये मौकफ है, भाई ये देखो सिर्फ फलस्तीन का मसला है और इसराइल गासिब रियासत है, और ये हमें दीन का हुक्म है, मजहब का एक नैरेटिव है, अकीदे की हद तक इसको बना लिया गया कि इस वाहिद वजह की वजह से इस कदर इस ईरान ने सख्तियां बर्दाश्त की और सारा कुछ। जो बिल्कुल इसके मुखालिफ नुक्ते नजर के लोग हैं, उनमें से बहुत सुन का ये कहना है कि भाई ये तो बस एक मशरिकी वस्ता में एक बालादस्ती की लड़ाई है, और इस बालादस्ती की लड़ाई में बाकी अरब ममालिक के मुकाबले पे ईरान हर लिहाज से बेहतर है, ताकतवर भी है, रकबे के लिहाज से, हर लिहाज से। और दूसरा जो है वो इसराइल है। तो इन दोनों में यही कशमकश है कि यहाँ मशरिक वस्ता में बालादस्ती किसकी हो। और तीसरा जो हमारे यहाँ जो ईरान के भी मुखालिफ है, सिस्टम की बुनियाद पे नहीं, मसलक की बुनियाद, उनको ये लगता है कि ईरान है तो बस वो शियत है, राफिजियत है, फलाना ढिमकाना, जो एक बखसूस मसलक की खोल में जिन्होंने देखा। तो उनका एक हमेशा ये चूरन मतलब एक उनका नुक्ते नजर ये रहा, यहाँ तक कि एक बंदे का वो तकरीर भी है कि अगर मैं मर गया और फिर भी हुआ तो उधर आके कुछ कर लेना।
तो उनका ये नुक्ता नजर है, भाई नहीं ये तो आपस में जो है ना नूरा कश्ती है, मिले हुए लोग हैं, ईरान अमेरिका और इजराइल, और ये देखना ये कोई एक बड़ी कोई जंग नहीं होगी। तो अब आप एक गैर जानिबदार मुहक्किक के तौर पर इन सारों को सामने रख के आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तरीन तनाज़ा जो है ईरान और इजराइल का, वो महज मसले फ़लस्तीन और इसराइली रियासत के वजूद का खात्मे का जो ऐलान है या उसको ना मानने का ऐलान है, वही है या कुछ और वजूहात भी हैं? सॉरी, देखें मेरा अब सवाल थोड़ा जो लंबा हो गया। देखें अब जो बुनियादी तौर पर अब जो मसला हो गया है इस जंग के बाद से, कि ईरान पे बरह रास्त इसराइल ने ही हमला कर दिया, जबकि मस्कत में मुज़ाकरात हो रहे थे अ, अमेरिका के और ईरान के साथ। 60 दिन गुजरे और वो 60 दिन में नतीजा नहीं पूरा हो सका, और 61वें दिन इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। अब देखें, बुनियादी मसला इस वक्त तो बका का है। ईरान की अपनी बका किस में है? इसराइल का जो मामला है, फलस्तीन का जो मामला है, वो तो चला गया पस मंजर में। अब तो ईरान की अपनी बका की बात हो रही है कि भाई टॉप लीडरशिप आप समझ लें कि आर्मी की वो चली गई, पासदारान की चली गई, साइंसदान जो थे वो उसके अंदर हलाक हो गए। कि इवन कि अब ये बात उन्होंने खुल के ये बयान कर दी कि भाई हम तो ये जो रहबर थे उन तक को टारगेट कर सकते थे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं भाई आप ये ना करें। लेकिन मतलब डॉक्टर साहब, बाकायदा नहीं। बात यहाँ तक पहुंची किस बुनियाद पे ना, सिर्फ बालादस्ती की लड़ाई की वजह से, या फलस्तीन ही है जिसकी बुनियाद पे बात इधर तक पहुंच गई कि बाकायदा बनाई? चलो ठीक है, इस वक्त तो इसराइल ने ये बुनियाद बनाया हुआ ना कि ये एटम बम बना रहे और हम उसको नहीं बनाने देंगे, हमारे वजूद का बहुत बिल्कुल सीरियस खतरा लायक हो जाएगा। लेकिन इस पूरे पस मंजर में जो पिछले 40-45 साल की हिस्ट्री है, उसको सामने रखा जाए तो आप ये इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखें, मसला देखें, बात यह है कि इस खत्ते में फलस्तीन के मामले को तो इस्तेमाल किया अरबों ने। अच्छा, उसके अंदर इसराइल को मिटाने की कोशिश की, एक दफा नाकामी, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर वो आप समझे फुल फ्लैश वॉर का मसला खत्म करके मलेशियाओं के थ्रू वो काम करना शुरू किया। ठीक है, उसमें भी नाकामी हो गई। अब जो नाकामी लेटेस्ट हुई, एपिसोड बिल्कुल। हुई उसमें नाकामी हो गई। हम्म। उसमें ईरान ने फलस्तीन के मसले को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी पेनिट्रेशन शाम और उर्दून तक फैलाने की कोशिश की। उन सही। मलेशिया या उन ग्रुप्स के साथ अपनी कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। शाम में बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहां कंपनियां थी, वहां लोग थे, वह मलेशिया थे। वहां ईरानी कमांडर्स जो थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके अंदर वो आपको याद होगा जो जो ईरानी जनरल जो थे कासिम सुलेमानी, जिनको हम्म, इराक में टारगेट किया गया। तो जी। देखें, इसराइल के साथ जिस तरह से इनडायरेक्टली महाजराई या आप समझ लें कि फैलाव की पॉलिसी पे ईरान था कि मलेशिया के थ्रू हम जो हैं वो उस खत्ते में उधर बालादस्ती हमारी हो जाए। ठीक। हम्म। इसराइल की जो फलस्तीन का जो होगा वो तो होगा, लेकिन उसके अलावा उर्दून और शाम यहाँ पे हमारी बालादस्ती, इराक में यहाँ हमारी बालादस्ती हो जाए। लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर वो बालादस्ती जो थी, वो जिसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो उस पर पैसे लगाए गए थे, वो आप ये समझ लें वो तो बैकफायर हो गई ना। जो बिल्कुल। स्ट्रेटेजी बनाई गई थी फलस्तीन के नाम पर, नाम तो देखें फलस्तीन का यूज हो रहा था ना, फलस्तीन आजाद हो रहा था जी, या नहीं हो रहा था, इसराइल खत्म हो वो रहा तो था है। या नहीं हो, लेकिन नाम समझे कि नाम तो वही यूज हो रहा था। वही तो बात है, जब बिल्कुल। वही हो रहा था, अब उस पर ही बयानिया कायम किया गया, अब उस पर ही पैसे दिए गए इन मलेशियाज को, लेकिन अब वो मलेशिया ही बाकी नहीं रही, वो बशार उल असद की हुकूमत ही बाकी नहीं रही, इराक के जी। अंदर भी वो मलेशिया ही बाकी नहीं रही। तो उसके बाद आप समझ लें कि ये मामला जो था ये बैकफायर हुआ, और ये सुकड़ते हुए यहाँ पहुंचा कि अब ईरान की अपनी सालमियत के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। जी, बिल्कुल। मतलब वो सही। बैकफायर हुआ, जो आप पहले बिल्कुल। आप ऑफेंसिव हो रहे थे, अब आपको डिफेंसिव होना पड़ गया है। अब आप कर रहे हैं बिल्कुल। अभी कि भाई, अब वो कल भी या परसों भी था कि तकरीबन एक तिहाई जो मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं इसराइल के अंदर। तो ये तो आप अपनी सालमियत खतरे में पड़ गई बनिस्बत इसके कि इसराइल को कुछ होता। सही। ये तो बिल्कुल। देखें, अभी 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 का मसला ऐसा है लेकिन कि जी जी, आप कहिए। नहीं, आप बात जारी रखें, मैं अभी बीच में सवाल देखें, फिर अभी बात कर अभी तो लूंगा। अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि खुल के पता नहीं लग रहा कितना नुकसान हो गया है।
लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई देखें, ये आर्टिकल यूएन का आर्टिकल 59 के अंदर 51 के थ्रू ईरान जो कर रहा है वो बेसिकली अपने दिफा में कर रहा है, और ये उसका राइट है कि आप उस पर जंग मुसल्लत करें और वो अपना दिफा नहीं करे। ये तो यूएन चार्टर के अंदर मौजूद है ये बात। और हाँ, इसके बाद जब ये सारा पूरा जो मसला है ये निपटेगा, भाई देखें, बात ये कि जंगें छिड़ती हैं उसमें आ, नुकसान होता है, लेकिन फिर आ, टेबल के ऊपर बैठ के ही बातचीत होती है ना, नेगोशिएशन तो फिर टेबल पर ही बैठ के होती है। हम्म। जंग के बाद बैठना तो टेबल पर ही पड़ता है। तो बिल्कुल। आज कल परसों जब ये होगा मामला तो फिर पता लगेगा कि दिफाई तौर पर या दूसरे नजरियाती बुनियादों पर ईरान को इस पूरे सिनेरियो में कितना नुकसान हो गया है। सही। लेकिन और डॉक्टर साहब, ये जो इमाम खुमैनी ने गुफ्तगू शुरू की और अभी तक उनका बयानिया यही है, नमाज के बाद वज़ाइफ के अंदर तक भी शामिल कर दिया मरक बर इसराइल वगैरह। और ये जो कहा जाता है, इमाम खुमैनी के अक़वाल वगैरह शेयर किए जाते हैं कि भाई हम इसराइल के वजूद को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, ये नाजायज रियासत है, और फिर अल कुद्स का पूरा एक सिलसिला मनाया जाता है। तो ये आपने शुरू में बीच में बताया था, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये महज सियासी बयानिया है, यह हकीकत में अगर ईरान को ये मौका मिल गया तो ये कर देगा? देखें, बात यह है कि मौका तो मिल गया ना अभी। ये मैं इस पे आखिर में सवाल करूंगा कि कुदरत ने मौका ये किसको। अगर अगर देखें देखें बात यह है, अगर ये मफरूजा था, मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रैशनल बात कर रहा हूँ इस वक्त में बात। जी। अगर ये हमें सिर्फ सही। नारा था तो अब मौका है ना। एक रात में सुना 200-300 प्लेन से बम्बार्टमेंट हुई ईरान पे, जहाजों से जो हुई पहले दिन जो हुई। इसके लिए अब ये बात आ रहा है कि भाई पड़ोस के किस मुल्क ने उन जहाजों की रिफ्यूलिंग की है, पर उसके फ्यूल व्यूल की। उसके बाद वो ड्रोन व्रोन जो थे वो तो चले, वो तो अंदर से ही उड़े। लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुआ वो 200-300 तैयारे थे ना। तो अब मौका मिल गया ना। तो अब जो जो मौका मिला, जो बात कही गई, जो आपने पूरा उसका पेशमंजर बयान किया कि भाई ये कहा करते थे आयतुल्लाह, ये कहा करते थे, अब आपको मौका मिल गया, आप पूरा करके दिखा दें, किसने रोका है। भाई 10,000 आप उस पर ब्लास्टिक मिसाइल मार दें, 25,000 मार दें, 50,000 मार दें, उनमें कैपेबिलिटी होगी, रोक लेंगे। रोक रहे हैं वो सही। अपने तौर पे, आपको मार रहे हैं। तो ये मौका तो अल्लाह ने, कुदरत ने आपको फराहम कर दिया ना। बिल्कुल। इसमें अभी बिल्कुल किसी से पूछ। बिल्कुल। और दूसरा सब, ईरान और इसराइल, यानी हम इनकलाब से पहले के ईरान में तो कतई ये कभी नहीं हुआ, लेकिन इनकलाब के बाद की जो पिछले 43 से 44 साल की तारीख, और जिसमें अरबों ने भी जंग से भी तौबा कर ली, अपने आप को पीछे भी हटा लिया, ये सब कुछ हुआ। तो इस पूरी हिस्ट्री में क्या कभी ईरान और इसराइल का बराह रास्त कोई इस तरह की जंग हुई और नहीं हुई? या पिछले साल जो कुछ मिसाइल वगैरह का तबादला हुआ था, तो इसकी क्या वजह है? क्या ईरान ने सिर्फ प्रॉक्सीज के जरिए ही अपना टारगेट हासिल करना पेश नजर रखा था कि ये जंग बाहर ही लड़ी जाए, बाहर के लोगों के जरिए लड़ी जाए, हम पैसा देंगे, असलहा देंगे, अखलाकी हिमायत रखेंगे? इसकी क्या मेरा ख्याल तारीख है? ये मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने अपने तौर पर इस मामले को के 90 की दहाई से शुरू किया एटमी प्रोग्राम। तो आपको पता है उसमें सेंट्रीफ्यूजेस जो इनरिच यूरेनियम को करते हैं, उसके लिए उसको एक खास मुद्दत दरकार होती है कि वो इतने अरसे के अंदर वो सेंट्रीफ्यूजेस जो होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो उनको आप फिर एटॉमिक वॉरहेड में तब्दील कर सकें, जो पाकिस्तान ने भी मुद्दत पूरी की पूरी। उसके जी। अंदर अब ये बात खुल के आ रही है कि इसराइल ने कहा कि भाई हमारी इंटेल, हालांकि ईरान जो था वो एनपीटी का मेंबर भी था। तो उसके अंदर हालांकि ये इसराइल ने कभी दौरा नहीं कराया आलमी मुबसरीन को अपनी एटमी तनसीबात का, लेकिन ईरान तो करवाता था। इनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान की ये है कि हमें ये रिपोर्ट थी हमारे पास, और हमने प्रिवेंटिव स्ट्राइक इसलिए ईरान पर किया है कि अनकरीब ईरान जो है वो हॉट टेस्ट कर सकता है न्यूक्लियर उसका न्यूक्स का। तो हमने सही। उससे पहले ही उसकी जो एटॉमिक इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक करके उस प्रोसेस को ही आप समझ लें डिसमेंटल कर दिया है, या आप समझें कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये नहीं पता कि वो किस हद तक गया है, क्योंकि अब इस मामले को तो ये बाद में, आपको पता है बात एकदम से जो समझे क्लाउड होता है पूरा वॉर क्लाउड, उसमें तो चीजें धुंधली हुई होती हैं। उसके बहुत बाद ज्यादा। पता लगता है कि भाई किस कदर नुकसान हो गया है, या 10-15-20 साल ईरान पीछे हो गया है कि फिर 20-25 साल मेहनत करे और फिर वहां पे आए, मतलब आर्म्स एंड उसमें एमुनेशन में, कि वो न्यूक्स जो है वो डेवलप कर सके इसी एक बड़े एटमी हमले के लिए।
ये जो है ना, तो बरह रास्त ईरान और इसराइल की कभी कोई जंग नहीं हुई ठीक है, इंकलाब बरह के बाद से अभी तक। रास्त अरबों के अलावा मेरी नजर से ऐसा कोई नहीं गुजरा नहीं है। कि और अंदर फिर इराक का, इसराइल का और ईरान का मतलब वन टू वन हुआ हो। पाकिस्तान का सही। भी मसला था, वो जो जब एक था मसले में जिसके अंदर एक इसराइली प्लेन पाकिस्तानी एयरफोर्स से उर्दून में शायद आई थिंक वहां पे था कि शॉट डेड हुआ था किसी उसमें, लेकिन वो उस वैसे ही इत्तफाकन हुआ था। वो वैसे वन टू वन सही। पाकिस्तान भी कभी इसराइल के खिलाफ सही। नहीं गया है। हाँ, नहीं ईरान का होती है भी ये। वन टू वन नहीं हुआ है, सिर्फ बयानबाजी रिटोरिक तो वहां से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। एक फिजा है, एक बयानिया है, वो लेकिन आप कायम हाँ, करते लेकिन हैं। लेकिन पाकिस्तान का तो उस तरह का नहीं रहा, बस हम तस्लीम नहीं करते, बाकी अरब ममालिक और ये सब मुस्लिम हाँ ममालिक भाई, का एक देखिए फैसला है, मसला बाकी उस पे वो। पाकिस्तान पे भी बड़ा प्रेशर ये आता है कि भाई जिनका फसाद था, जिनका फड्डा था, हाँ, उन्होंने दोस्ती कर दी, हाथ मिला ली है, तो अब आप जी। तीसरे अब पाने मीर दीवाने आप कौन है भाई? अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ है 20-25 साल के अंदर कि भाई अवामी राय ऐसी हो गई है, लेकिन अगर हुकूमत ये चाहेगी कि भाई इसराइल के साथ या सऊदी अरब, जाहिर पता है भाई, हम तो आपको पता है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरब की मरोने मिन्नत है। अगर वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को इस तरह से डील करे, तो बयानियां बनाना कौन सा मसला होता है? यहाँ हमारी आवाम तो आपको पता है, एक फिर होगा फिर उस बिल्कुल। तरीके से। बिल्कुल। लेकिन अभी लेकिन जैसे आपने, डायरेक्टली, जी, प्रॉक्सीज के बारे में भी आपने बताया ना, यानी डायरेक्ट तो कोई लड़ाई नहीं हुई, जंग नहीं हुई 23 अक्टूबर के बाद। जाहिर सी बात है, वो इसराइल की तरफ से जो कुछ हुआ, फिर यहाँ से ईरान के कुछ मिसाइल गए और कुछ एक दो टारगेट पे लगे, बाकी सारा कुछ सारा उस तरह हुआ। अच्छा, उससे पहले जैसा हम ये देखते हैं कि कुछ अरब ममालिक ने भी जंगों से तौबा करने के बाद कुछ जिहादी और हुर्रियत पसंद तंजीमों की पुष्पनाही की, लेकिन कभी उन्होंने उसको ऑन नहीं किया ना, मेरा ख्याल से कि हम कर रहे हैं और हम इसको इमदाद दे रहे हैं। लेकिन फिर जब वो सारा प्रोजेक्ट ईरान ने संभाल लिया और बाकी सारे अरब ममालिक पीछे हट जाते हैं, तो उसके बाद फिर ईरान न सिर्फ खुल के इसको इकरार करता है, उसकी हिमायत करता है, बहुत बहादुरी से इसको कबूल करता है। और फिर उसी ईरान के प्रॉक्सीज में हिजबुल्लाह ने कितने सालों तक इसराइल के नाक चैन चबवा के रखा उधर लुबनान के अंदर। उसके बाद हमास का भी सारा इसके साथ हो गया, फिर उधर यमन की हौसी। तो ये प्रॉक्सीज में भी फिर ईरान जो है वो शिकस्त खा गया, फेल हो गया, जिस तरह अरब ममालिक फेल हो गए थे। ऐसा ही है या कुछ इसको कामयाबी मिली, आप कहेंगे? देखें, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ईरान के पास ऑप्शन भी नहीं था। अगर बात आपकी देखें कि अरब ममालिक इस तरह पीछे हट गए थे, और वो मतलब आप ये समझ लें कि एक मुसलमान ममालिक होने के नाते, या जिस तरह से ईरानी गौर हुकूमत का शुरू दिन से स्टांस रहा था कि हम मुसलमानों के मजलूमों के फेवर के अंदर हैं, और वो जो जिस तरह से मतलब समझे कारे सियासत के अंदर वो मजहब की जो था कि वो जालिम और मजलूम, वो उस जो बयानिया उन्होंने पूरा बनाया था, उस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को फाउंडेशन रखने के लिए, उसके अंदर मेरे अपने ख्याल में कि वो मजबूरी भी थी कि इसराइल का वो जालिम और या फलस्तीन मजलूम, और हम फलस्तीनियों के या हम मजलूमों के हिमायत करने वालों में से हैं, और उनको वो करने प्रॉक्सी करने वालों में से हैं। उस मसले में मतलब वो एक तरह से आप ये समझ लें कि वो बंद गली थी। वो सही। बंद गली थी, इसके आगे फिर रास्ता था नहीं। ईरान जिस बंद गली में था, वो सही। उसकी भी और ये मजबूरी है, थी। और ये जो उसका नतीजा भी निकला ना, ये सब प्रॉक्सीज का खात्मा ना सिर्फ हो गया, बल्कि शाम हाथ से चला गया आपका, फिर इराक का भी उस तरह से आपका असर रसूख शायद नहीं रहा, और लुबनान का भी आप समझ ले कि आप वो चीज नहीं रही। तो ना सिर्फ ये कि आप बंद गली के अलावा चारा नहीं था, आप उसमें घुसे हैं, और उसके बाद आपको वहां पर फिर कुचल दिया गया ना, यानी इस मामले में तो बुरी शिकस्त हुई है कि सब आपके। देखें, देखें मसला ये जो बुरी शिकस्त क्या, देखें आप गजा में जो तबाही हुई है, अगर मैं एग्जाम में अगर बात है, मुझे नहीं टोटल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टैक्स नहीं पता, कि अगर 1,000 मिसाइल दागे गए, तो आप देखें उन्होंने तो समझे कि इसराइल ने तो समझे कि टोटल जेनोसाइड ही कर दिया ना। 1,000 मिसाइल जी। के बदले उन्होंने शायद 1-1.5-2 लाख जी। बंदा मार दिया, बच्चे बिल्कुल, मार वो दिए भी कर उनका दिया। भाई। बिल्कुल। वो भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला भाई आप ये शौक पूरा कर लें, हम आपको बताते ही नीचे। तो अगर देखा जाए तो वो तो एक तरह से समझे कि वो बाउंस बैक कर गया वो सब कुछ ना, जिसमें जितनी सही। बिल्कुल। हवाले से गारतगरी हो गई उसके लिए। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ कि ना अब हमास रही उस ताकत के एतबार में तवाजुन में, ना हिजबुल्ला रही, हिजबुल्लाह। और जो दूसरे जो ऐसे मलेशियाज थी जिनको आप पैसा लगा रहे थे। अच्छा,
शाम में आप लगाए थे, शाम में वो हुकूमत ही नहीं रही जिसकी नहीं रही बुनियाद के बिल्कुल। ऊपर वहाँ जो थे, आप समझ लें कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या लोग जो थे वो आप साथ मिला रहे थे वहां पे। और आप मतलब समझें क्या, 7-8 साल तो बड़ा ईरान ने बशार अल असद को कंट्रोल करना करवाने की कोशिश की। लेकिन देखें, कुछ मेरा ख्याल ये, कुछ बातें ना कुदरती भी होती हैं। मतलब वो एक समझने के नविश्ते दीवार होती हैं वो बातें, कि वो अब ये नहीं चलेगी हुकूमत, आप जो सही। मर्जी आए कर लें। और फिर मेरे ख्याल में उसके राइट टाइम जो था, अगर आप उस बात देखें तो वो था जब ये रूस यूक्रेन वॉर में उलझा। हम्म। आप साथ ही बिल्कुल वो एक पेनेट्रेशन शुरू हुई शाम में। और ईरान को भी अंदाजा नहीं था, कि बाद में जो निकला कि भाई अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्सेस ईरान तामीर कर रहा था, और वो जल्दी में जो सारे नक्शे और सारी जो मलेशिया के लोग थे या आर्मी के जो लोग थे वो छोड़कर भागे जल्दी में शाम से ईरान। तो वो तो बाद में सारे दिखाया गया उन्होंने कि भाई इतनी, और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट जो इतने बिलियन डॉलर्स की हैं वो सारी लगी हुई हैं। वो तो वो सफरात के ऊपर वो पुल बन रहा था, बिल्कुल। जो और वो इंडस्ट्री लग रही थी, और सारे मामला थे हम्म, रिफाइनरीज में पैसे लगे ईरान के। तो आप ये तो इस मामले में तो दो कोई दो राय नहीं है कि दोनों महाजों बिल्कुल। पे, कि माशी महाज पे भी और दिफाई महाज पे भी, तो वो तो जो आपने इकदाम उठाए वो सारे बैकफायर हो गए। मतलब समझे एक तरह से बिल्कुल। नुकसान ही हो गया उनका तो। और जैसा इस वक्त हम सोशल मीडिया पे खास तौर पर देखते हैं, और उसमें आम मेरे तरह के लोग भी नहीं, आपकी तरह के स्कॉलर दानिश्वरों को भी हम ये देख रहे कि वो जो है ना, वो ईरान की हिमायत में वो अरबों को और दीगर मुस्लिम वाले को ताने दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो बनु उमिया और हाशिम और यजीद और हुसैन और ये सारे इस्तिहारात के इस्तेमाल करके यहाँ पर भी जो ईरान यानी ये वो किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, कि तनकीद की जा रही है कि ये साथ नहीं दे रहे। तो ये कोई इसमें उनको देना बनता है अरब ममालिक को या पाकिस्तान को, किसी को भी, कि दो देखें मुल्कों की देखें रिया। देखें, अब मसला ये है कि सोशल मीडिया तो एक शुतरे व्यवहार है। उस पर तो जो मर्जी आए वो कोई भी किसी को कह सकता है, फतवा भी दे सकता है। अब उसमें देखें, बैन अवी सियासत में, बैन अवी ताल्लुकात में इन सारी बातों की गुंजाइश होती नहीं है। अब आप देखें ना कि कल ही इस हाउस ऑफ द फ्लोर पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहनी पड़ गई पाकिस्तान के, कि भाई सोशल मीडिया पे ये खबरें चला दी कि वो ईरान के अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा इसराइल के खिलाफ। मतलब तरदीद करनी पड़ गई पाकिस्तान हुकूमत को, कि भाई हम इस मसले में नहीं है, हम ऑन बोर्ड हैं, मुज़ाकरात के सिलसिले में हम भी हैं, चाइना भी है, मस्कत भी है, अमीर कतर भी हैं, सारे ऑन बोर्ड हैं इस मसले के ऊपर। लेकिन ये बात झूठी सच्ची जो आप अफवाहें फैला रहे हैं कि वो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर हथियार इसराइल पर इस्तेमाल करेगा, तो देखें जो इस वक्त ये जो हुकूमतें हैं, ये जो नेशन बेसिकली तो दो नेशन स्टेट सिस्टम है, उसके अंदर इस बात की अब गुंजाइश ही नहीं है कि आप जो है इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू करें, या उसको कुफ्र इल्हाद का या ईमान मार का ईमान इस मामले को बता लें। देखें, इस मामले में आपकी भी एक राय है और मेरी भी एक राय है कि कम से कम इसराइल ने इसी पूरे मामले में 6 ममालिक को के साथ तो अभी ही इन सब के साथ समझें आपके अपनी ताकत का, अपनी बर्बरियत का, अपने जबर का इजहार किया है। इससे तो दो राय नहीं है कि हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, बल्कि दूसरे यूरोपीय ममालिक भी कह रहे हैं कि भाई इसराइल तो बिल्कुल एक तरह से जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुआ है। इस मतलब कुछ सुन ही नहीं रहा है, और वो इस्तेमाल करने की उस पोजीशन में लेकिन आ गया है। हाँ। अमेरिका को भी जी। कहते हैं आप भी आ जाओ मेरी साइड पे। तो लेकिन ऐसा अमेरिका इससे भी इससे बच मैंने, रहा है। जी, मैंने आपसे पहले भी दो अहले इल्म से इसी मौजूद पर गुफ्तगू की, तो मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा है। मैं आपके सामने, आप सब लोग जब इस तरह की बात आती तो फौरन वो इसराइल जालिम जाबिर और फलाना ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर आप ये नहीं देखते कि उसके चारों तरफ के ममालिक जो वहां पर मौजूद हैं, वो ना सिर्फ ये कि उसके वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि कुछ लोग तो उसके वजूद को, खात्मे को अपने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है। आप अपने बच्चों को पहली क्लास से जिहाद की तालीम देते हैं, और उसके अंदर ये बताते हैं कि ये इसराइल, इसके खिलाफ लड़ना, इसको नुकसान पहुंचाना, इसको सब हस्ती से मिटाने के लिए पैसा लगाना, वक्त लगाना, असलहा लगाना, ये आपके दीन का तकाजा है। तो वो मुल्क जो है वो तो हर वक्त हालत जंग में ही है ना वो बेचारा। तो आप लोग इस हवाले से इसराइल को कोई
रहमदिली आप लोग नहीं दिखा सकते? आप देखिए स्कॉलर्स, देखिए अहले हजरात। देखिए, बात असल में ये है कि आप जो इसे आपने सवाल किया, मैं उसको एक जवाब दे दूं कि एक टेबल पर 6 लिख दें। मैं या आप एक टेबल पर 6 लिख दें, मेरे लिए वो 6 होगा, आपके लिए वो 9 होगा। ठीक है। तो ये इसका मैंने बिल्कुल, आप समझ लें, आसान अल्फाज में हल लिखा दिया कि आप कहते रहिए वो किस तरह सोच रहा है, ये भी आपकी, ये मतलब देखें, ये भी आपकी सोच पर मुनहसिर है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो सोचे। तो ये देखें, ये तो नहीं ज्यादती हो इसराइल गई ना। नहीं, मैं अपने आप को इसराइल की जगह रख के सोचता हूँ ना, कि अगर मैं इसराइली रियासत हूँ, कल अब मैं पूरे दुनिया से हम लुटे फुटे, इतनी नस्ल कुशियों की बात, हमें एक छोटी सी जगह मिली थी, चलो हम वहां तामीर तरक्की सब कुछ कर रहे हैं। आते ही पहले तो आपने कहा भाई इनको यहाँ रखना नहीं है। फिर आपने हमें ना रखने के लिए मुसलसल 4 जंगें हम पर मुसल्लत की। फिर उसके बाद आपने मुस्तकिल पिछले 75 साल से प्रॉक्सीज के जरिए हर तरफ से कहीं ना कहीं उन पे कुछ ना कुछ इसराइल के साथ हो ही रहे ना। आप गुलेल से मारे, बंदूक से मारे, मिसाइल से मारे, हो रहा है ना ये सब कुछ। तो मैं अगर अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखता हूँ, तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल मजलूम समझ रहा हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ ये सब के सब जालिम हैं, जिनको तालीम ही ये दी जा रही है कि इसको मुझे खत्म किया जाए। तो मैं तो ऐसे सोचूंगा देखें ना। देखें, आप जो बात कह रहे हैं कि अगर उस परसेप्शन से देखें कि इसराइली परसेप्शन क्या है, कि जिस तरह से अरब ममालिक या सारे अजम ममालिक जितने जिस तरह से इसराइल के वजूद को देखते 70 साल बाद भी, तो देखें अपनी जगह पे वो जिस जगह सोच रहे हैं कि भाई जिस तरह से ये कर रहे हैं, उस तरीके से उस मामले के अंदर भी अगर वो ये बात कहें कि हमारे वजूद को खतरा है, लेकिन जिस तरह से जो इसराइल के साथ एक बड़ा क्वेश्चन होता है मामले के, कि वो ये होता है कि जिस तरह से वो उसका जवाब देते हैं, वो इंतहाई बेरहमाना होता है। जिस पर मुसलमान ममालिक तो छोड़ दें, यूरोपीय ममालिक भी बोलते हैं कि भाई आप औरतें, बच्चे, अस्पताल, इन सबको भी आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप समझ लें चंगेज खान स्टाइल ऑफ वॉर में आप आ जाते हैं, मंगोल के, बस वो सहराय वहां से उठे मंगोलिया सही। से और फिर तराज करते हुए, जलाते हुए, खोपड़ियों का मीनार बनाते हुए आप आ गए। मतलब जो एक रिवायती तौर पर जो जंगे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है कि भाई वो उसमें खौफ में मुब्तला हैं, या उनके साथ ये सारे मसाइल 70 साल में रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से फिर उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं, जवाब देते हैं जिस तरीके से, तो वो फिर नहीं तो बाकायदा उन्होंने तो नस्लकशी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उन्होंने तो आपसे प्यार मोहब्बत के साथ भी तो कोशिश की है ना, कितने मर्तबा कि भाई प्यार मोहब्बत से हम इस मसले को हल करें। उसमें भी आप लोगों का बिल्कुल ही वो नहीं होता। आपसे मुराद यानी जो इस नैरेटिव की रोक है, तो वो देखें क्या अभी करे भी भाई वो। अभी भी देखें, बात यह है कि अभी भी मुज़ाकरात तो चल रहे थे, सऊदी अरब और सारे जो उसमें कतर और सारे जो अरब ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, वो इस बात को तय कराने की कोशिश कर रहे थे कि अब इस किस्से को खत्म किया जाए। यानी कि आप ये समझ लें कि अब उन्होंने अंदाजा ही लगाया कि ये किस्सा अब लंबा नहीं चल सकता। उसमें ठीक एक है। आखिरी आखिरी किरदार मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ ईरान ही बाकी बचा था, चाहे वो मसले की बुनियाद पे था, या वो आप समझ लें कि आप कहिए कि मजहबी जो बुनियादें उसकी थी, कि एक तरफ सऊदी अरब में इंतहाई मजहबी नुक्ता नजर की हुकूमतें रही हैं पहले, एमबीएस तो ऐसे नहीं है, और एक तरफ ईरान, यानी दोनों एंड जो थे, यानी एक मजहब फिरका एक अलग स्टाइल का था, दूसरा मजहब फिरका एक अलग स्टाइल का था, बिल्कुल यानी समझ लें कि दो एंड्स जो थे वो बहुत ज्यादा वो उस तरीके के थे कि जो मतलब समझ लें कि आप क्या उस इंतहा पसंद, आप उसे कहें कि इंतहाई सही। रिजिड रिजीम दोनों तरफ थी। लेकिन आप देखें कि वहां एमबीएस आए और फिर उन्होंने सऊदी समाज को खोलना शुरू किया, और उन्होंने कहा भाई हम वो रियासत का ऐसे मामला, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने औरतों की आजादी और जो बात की। और देखें ऐसी ही आप अगर टाइमलाइन देखना शुरू करें, तो ऐसी ही बात बिल्कुल ईरान में शुरू हुई कि औरतों के मुजाहरे होने शुरू हुए, कि वो एक मामला हुआ कि भाई आप इस समाज को कुछ खोलें, कुछ उसको स्पेस दें इस मामले में। और अब देखें ये इस अटैक के बाद ये बात खुल के सामने आने लगी कि ईरान में रजीम चेंज की जाएगी। आप टाइमलाइन देखें कि सऊदी अरब से इस मामले में, कि जब एमबीएस ने आहिस्ता आहिस्ता सऊदी जो हुकूमत का तरीक़ाकार था उसको इंतहाई मजहबी से लिबरल या आज़ाद ख्याल, या इंडिया तक से बुला के अदाकारों को और इनको उनको मस्जिद नबवी के बाहर दौरा करवाया और सब कुछ हुआ, इस पे बड़ा तनाज़ा हुआ, मामला हुआ। तो आप ये देखें उसके साथ साथ ईरान में भी मुजाहरे शुरू हुए, औरतों की तरफ से होने शुरू हुए, यानी इंटरनली। आप ये समझ लें कि अगर देखा जाए तो देखें बैरूनी हमला तो हुआ है, ये बिल्कुल बात है कि ईरान अपना दिफा कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस नजर से देखें कि असल शुरुआत जिसमें टॉप लीडरशिप ईरान की गई है, वो तो इंटरनल हुआ ना हमला, जी अंदर से वैसे ही। हुआ है।
अंदर से वीकनेस हुई है, इतनी बाहर से नहीं हम्म। हुई जितनी अंदर से हो गई। तो आप ये देखें कि इस खत्ते के अंदर ईरान का असल इशू जो अब खुल के सामने आया है, जिसको इसराइल ने भी कहा है कि हमारा अवाम, ईरानी अवाम के साथ कोई ऐसा तनाजा नहीं है, हमारा मसला ये रजीम चेंज का है। जो अब खुल के उन्होंने ये बात कह दी है हम्म। कि ये हमें चेंज करनी है या हम करेंगे। सही। तो इस पे और मतलब ये इसमें कि अगर, हाँ बिल्कुल, वो तो आप ये बात और ये लगता भी था मतलब काफी हद तक, जाहिर से तो उनको ये था कि भाई बाकी सब तो काबू में आ गए, या उन्होंने अपने अपने मुल्कों पे और उस पर तवज्जो देनी शुरू की। एक ही मुल्क है जिसके साथ ज्यादा हो रहा है, तो शायद उन्होंने सोचा हो कि भाई ऊपर के लेफ्ट उसको तब्दील कर दिया जाए सिस्टम को, तो हो सकता है उनके साथ दोबारा वही हो जो इनकलाब से पहले का ईरान इसराइल ताल्लुक था। अजला साहब, इसमें जो ये जो पूरी पट्टी पे ईरान की जो प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह और बाकी यहाँ पर होसी, और उसी के अंदर सऊदी अरब और ईरान का भी तो काफी अरसा तक प्रॉक्सीज की लड़ाई चलती रही ना, तो इस सारे सिस्टम में इनका भी आपस में जो नफरत और कुछ कुर्बत की जो दास्तान चलती रही, वो क्या है, मतलब वो किस बुनियाद पे ये देखिए दोनों कर रहे थे? देखिए इन अब इस दोनों का वक्त अब जज्बे जो मुहर्रे का क्या था? जी। देखिए अब जो जो आप जिया दौर की देखेंगे ना, तो वो तो मैं एक बात कहता हूँ कि वो जो उस स्टाइल में हुक्मरान थे, शायद मेरे ख्याल में शाह खालिद थे, आई थिंक। तो वो तो एक बड़ा सख्त किस्म का इस एक रुख था इस्लाम का सऊदी अरब में या बहरीन में, जिस तरीके से था। और अब होते होते आहिस्ता 40 35 40 साल के अंदर अब जो वो जिस तरीके से जिस मकतब फिक्र की तरफ जा रहे हैं सऊदी अरब वाले, कि औरतों की आज़ादी, पर्दे का भी कोई खास इतना वो मामला नहीं वो कर रहे। और वो एक तरह से आप जिस तरह से, जो मैं इसलिए अंडरस्टैंडिंग में कहता हूँ कि भाई 1960 वाट का 50 का जिस तरह का पाकिस्तान था, अब सऊदी अरब वैसा होने जा रहा है। हम्म। सही मतलब है। उस तरह का कि भाई लिबरल है भाई आप। भाई देखें कराची शहर में आप भी हैं, आप किससे पूछ लें कि बाकायदा बार थे यहाँ पे, कैबरे थे, जिसको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़े, जिसको जाना है वहां जाए। मतलब एक आजाद सा एक पुरफजा माहौल था बिल्कुल। कि ठीक है, कोई जैसे यार दुबई में जैसे है, आप दुबई में चले जाएं, 1 घंटे की 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वहां जाके देख लें। कोई किसी को रोक नहीं रहा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, मामला है। तो वो जो बाद में फिर प्रॉक्सी शुरू हुई, वो तो इनकलाबी ईरान के बाद शुरू हुई ना, जब ये आई बात कि ये इनकलाब को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मसला वहां से खराब हुआ कि भाई एक इनकलाब आ चुका है, रिजीम चेंज हो जाएगा। अब आप बात कर देंगे हम पाकिस्तान में भी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सऊदी अरब में भी कर देंगे, वहां कुछ कबाइल हैं वो उनको भी हवा देनी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में रिपोर्टेडली 13% शिया कहे जाते हैं, असना अशरी, जिसमें बोरे, आगा खानी, इस्माइली और असना अशरी सब मिला के 13% हैं। मतलब जो अच्छा। आपको पैसी फैक्ट बुक पे मिल जाएंगी ना इसकी बात। तो अगर चले 20% भी रख लें, तो 20% को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए इनकलाब। और देखें उसके अंदर एक बात ये भी थी कि शायद मेरे ख्याल में अभी हिलाली साहब जिंदा हैं, तो हिलाली साहब उस जमाने में शायद ईरान में एम्बेसडर थे या यूएन के अंदर थे। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी टीवी चैनल पे भी वो बात कहते हैं, कहने के बाकायदा ईरानियन एम्बेसडर ने उनको फोन करके ये बात भाई कि पाकिस्तान में हमारे पास 1.5 लाख आदमी हैं आर्म्ड। अच्छा। वो ये बात कोट करते हैं, उनको ये कहा बात, और हम हैं पाकिस्तान का। हिलाली, ये जफर हिलाली जफर साहब? इलाही, जफर इलाही साहब, जी जी, अच्छा अच्छा। जफर इलाही साहब। तो अब आप देखें कि लेकिन हम तो पाकिस्तान के फ्रेंडली हैं। लेकिन आप उसके बाद जो यहाँ पाकिस्तान के खत्ते में जो प्रॉक्सी हुई, जिस तरीके से आपने सामने देखा, ये सारा पूरा मामला तनाजुर में 10 15 सालों में जिस तरह से 20 सालों में हुआ कि सऊदी इन्वॉल्वमेंट भी थी, ईरानी इन्वॉल्वमेंट भी थी, सारा पूरा सिस्टम हुआ, टारगेट किलिंग भी हो रही थी। तो आप देखें प्रॉक्सी अगर शाम में थी, इराक में थी, पाकिस्तान में भी चल रही थी, लेकिन देखें पाकिस्तान में तो जिया साहब का जो दौर था वो एक खास खास किस्म का इस्लाम का चेहरा था, वो एक खास उसको हम्म। डील करते थे। और वो जहाद अफगानिस्तान भी कर रहे थे वहां पे, उसमें कर रहे थे, और उसमें बड़े कमिटेड थे वो थे। अच्छा उसके अंदर बड़ी उनकी थ्योरी थी, और उन्होंने इस बात को बहुत कम लोग बयान करते हैं, मैं बयान कर दूं आपके कि ईरान के जो ईरान इराक वॉर थी उसमें भी बड़ी असिस्टेंस उन्होंने की पाकिस्तान से भी। शेख मेरे ख्याल में बेशायद, अगर मैं भूल नहीं रहा उनका नाम, तो शायद उनका नाम था ब्रिगेडियर सुल्तान। कहते हैं पाकिस्तान अच्छा। आर्मी के कुछ अफसरान में से ऐसे वो थे, काबिल लोग थे, जिनको अगर ड्यूरिंग सर्विस 2 दफा ये हुआ कि शायद ये वो इस कैपेबल के हैं कि शायद उनको 2 दफा अगर हो तो आला तरीन एजाज जो है आर्मी का वो दिया जाए। वो उन्होंने ईरान इराक वॉर में इसको कई मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने लिखा भी है इस वाक़े को, कि उन्होंने जाके ईरानी
आर्मी को ट्रेन किया, जिसके अंदर वो बाकायदा पूरी पूरी खंदकें वो थी, उसकी टैक्टिक्स थी, जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी तवील खंदकें खुदवाते थे। तो सही। जियाउल हक साहब ने, जो बात है, उन्होंने ईरानी गवर्नमेंट को बहुत फेवर किया, और बाद में जो साने उजड़ी कैंप हुआ उसके अंदर सबको पता है कि पाकिस्तान के स्टिंगर्स जो थे वो ईरान के अंदर ईरान ने इस्तेमाल कर दिए थे, जिसपे अमेरिका को पता लगा कि भाई स्टिंगर्स तो हमने दिए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में चलाने के लिए, और वो जो है वो अपना खलीज फारिस के अंदर ईरानी जो बोट्स हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं अमेरिकनों के ऊपर, इराकियों के ऊपर। हम्म। जिसके बाद वो जेडी कैम्प का सानिया हुआ, ये तो सब सामने है आपके, स्टिंगर्स मिसाइल ही तो यूज हुए थे। इसके लिए बाद में बिल्कुल। उन्होंने कहा था स्टिंगर मिसाइल का हैंडल तो हमें वापस करो, वो कहाँ गए, तो इन्होंने फिर ये उजड़ी कैम्प का वाकया हो गया था। तो जियाउल हक असल और में जनरल रहमान, जनरल जियाउल हक और जनरल हमीद गुल, इन्होंने एक थ्योरी कॉइन की थी, जैसे असलम बेग की एक थ्योरी थी ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, कि हम हम्म। अफगानिस्तान में हमारे पास हम मतलब हम चौड़ाई में नहीं, इतने नहीं है, हमारा हर एरिया जो है वो टारगेट में है इंडिया के, तो हम अफगानिस्तान तक रसाई पैदा कर लें, तो अगर कुछ ऐसा हो तो मुमकिन तौर पर हम अपने न्यूक्लियर हथियार अफगानिस्तान शिफ्ट कर दें, ताकि वो अटैक की जद में ना आए हिंदुस्तान की। स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी कहलाती है। ऐसी ही एक स्ट्रेटेजिक एक थ्योरी डिजाइन की थी अख्तर अब्दुल रहमान ने, जनरल जियाउल हक ने और हमीद गुल साहब ने। वो थी पीआईए की थ्योरी। वो ये कहते थे कि जिस तरह जहाद अफगानिस्तान में सऊदी अरब, अमेरिकन और पाकिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये यूज हुए हैं, पैसा जो है वो सऊदी अरब हम्म। के थ्रू आया है, टेक्निकल अमेरिका। असिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान ने दी है, और लड़े जो हैं वो अफगानी लड़े हैं। तो हमारे हमसाए हैं पाकिस्तान, आई से ईरान और ए से अफगानिस्तान, हम हमसाए तो नहीं बदल सकते। तो हम यही यही थ्योरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान पर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा। पीआईए की थ्योरी जनरल हमीद गुल की है, कि भाई इस तरीके से इस खत्ते के अंदर हम जो है मजबूत हो जाएंगे किसी और मुमकिना मसले के अंदर, कि मतलब टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हम दें, अफराधी कुवत जो है वो अफगानिस्तान से आ जाए, और मसला ये है कि जो पैसे हैं या जो मुमकिन तौर पर वो ईरान के साथ हो। तो ये खत्ते के अंदर एक पीआईए थ्योरी एक बड़ी थी, लेकिन बाद में तेरे पता है नेशनल हाँ इंटरेस्ट होते हैं लेकिन बाद में। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो जो सऊदी अरब और ईरान की बहुत चलती रही ना 2016-17 तक, तो बहुत सख्त वो था। मुझे जो हम जो उस वक्त याद है प्रॉक्सीज में इन दोनों की लड़ाई, तो वो क्या, वो बुनियाद क्या थी ना, सिर्फ मसलक था या वहां पर कोई और चक्कर भी था? असल में देखें मसला ये, मसलक को डायरेक्टली तो आप नहीं कह सकते, लेकिन देखें जोग्राफियाई तौर पर जब आप मलेशिया के थ्रू, या आप समझें कि ऐसे ग्रोह के साथ आप किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने आप की पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई हम, क्योंकि उस जमाने में एमबीएस नहीं थे, तो शाह सलमान के, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद या उनके चचा थे मेरे ख्याल में। तो अब देखें उस जमाने में स्कूल ऑफ थॉट सऊदी अरब का बिल्कुल डिफरेंट था। सऊदी अरब दूसरी निगाह से खत्ते को देखा करता था। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि सऊदी अरब ने जिस तरह से माशी तौर पर ग्रोथ करनी शुरू की है, और इस खत्ते में कतर ने, आप ये देखें कि आप देखें ना मस्कत ने, ये दो तीन ऐसे आप समझ लें कि ममालिक अरब एकदम से उभर के सामने आए, कि जिन्होंने मामलात में समझिए आप सिफारतकारी में उभर के अपना रोल प्ले करना शुरू किया। तो जो वो प्रॉक्सीज थी, तो वो शायद मेरा अपना ख्याल है कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, जो उस तरीके से समझ रहे थे कि सऊदी अरब अगर इस तरह से जहादी गिरोहों को या मसले की बुनियाद पे एक गिरोह को पैसे फंडिंग कर देगा, तो दूसरा जो है वो उसके रिटेलिएशन में पैसे भरना शुरू करेगा, उसको देना शुरू करेगा, तो ये मामला चल जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में जो नई जनरेशन आई आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कभी, ये तो ऐसा हो जाएगा कि शायद ये वॉर कभी एंड ही नहीं होगी, इस पे तो मुस्तकिल लागत लगानी ही पड़ जाएगी। जिस तरह आप यूरोप में देख लेना होली वॉर्स हुआ करती थी, कि सालों साल चल रही हैं, 60-60 साल चल रही हैं, 100-100 साल चल रही हैं, वो इस तरह से चले जा रहा है वो एक सिलसिला। तो जो ये नया दिमाग आया, नया खून अरब वर्ल्ड के अंदर आया, और उन्होंने आके टेक ओवर करना शुरू किया, जाहिर बात है देखें हर स्कूल ऑफ थॉट की एक मुद्दत होती है। वो इकबाल ने भी कहा था ना, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो उसके बाद से आप देखें कि आप आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट की सियासत में आप देखें तो एकदम से तब्दीलियां होना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फंडिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं हुई फंडिंग, लेकिन उसके बाद फिर रियलाइजेशन ये पैदा हुई कि जो नए सियासी
एक्टर्स आना शुरू हुए, उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर हम इस उलझाव में पड़े रहेंगे ना कि इस ग्रो को देना है, उसकी हिमायत करनी है, तो फिर हम खुद कब ग्रो करेंगे, सही। या हमारा फिर रोल क्या होगा? क्योंकि देखिए हम्म। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज की बात कर रही है ना, अपने आप को अपनी माशी इस्तेहकाम की बात कर रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है, अपने लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रोथ की बात कर रही है। उसमें कब होगा? क्योंकि ये तो पूरे एक मसाइल है ना। बिल्कुल। अजय साहब बहुत शुक्रिया। मैं पता शुक्रिया। ही नहीं चला, टाइम मैंने आपसे ज्यादा ले लिया। लेकिन मेरे दो सवाल भी रहते हैं, मैं आपकी इजाजत से उस पे जी अगर जी आप पूछिए। हैं। जी जी बिल्कुल मैं पूछिए। एक, हाँ जी, एक तो ये कि अब ये पूरा पस मंजर और ये सब कुछ, इसलिए मैं अपने तौर पर, मुझे ये था कि ये जरूरी था कि अब हम, ये जो शुरू हो गया, इसराइल ने अटैक किया और ईरान उसका जवाब दे रहे, तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके हवाले से थोड़ा सा ये बताया ना कि आपने भी जाहिर सा था, ये एक इम्कान तो था कि कोई ना कोई झड़प होगी, कोई हमला होगा, कोई जंग लगेगी, पिछले एक दो महीने के बयान से खास तौर पर। तो आपने क्या सोचा हुआ था कि क्या होगा, और उस सोच के मुताबिक हुआ क्या है अभी तक, ये दो चार पांच दिन की जो लड़ाई है? देखें, इस मामले में जो इस सामने दिख रही है इस वक्त ऑन स्क्रीन, जितनी मालूमात बयान की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उसके अंदर देखें, इसराइल जो है वो मुमकिन तौर पर ईरान को जो उसकी, आप समझ लें कि आर्म ट्विस्टिंग इस तरह से कर रहा है कि टॉप लीडरशिप गायब कर दी उन्होंने। अच्छा, हम्म। जो न्यूक्लियर थी उस पे आर्मी अटैक उस पे करना शुरू की, यानी कि वो तमाम चीजें जो उसके दिफा से मुंसलिक हैं उनमें। और रिजीम चेंज का उसने अब वो एक बात मुमकिन तौर पे खोल के बयान कर दी कि असल मकसद हमारा यही होगा, यानी रिजीम चेंज हो, भले कि आवाम खुद इस रिजीम चेंज में आगे आ जाए। लेकिन देखें, आपको पता है ईरानी कौम का एक मिजाज है कि वो एक खास किस्म की शख्सियत परस्ती के अंदर, और ईरानी यानी पहले वो ईरानी नेशन है, बाद में वो उसमें कुर्द है, और बाद में वो उसके अंदर कोई और सलमान की बात अपनी में। शनाख्त बरकरार रखता है। हम्म। तो वो कौम परस्ती तो है। तो अब देखें, इसके अंदर ये है कि ये कुछ अरसे चलेगा, मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ अरसे ये चलेगा ये सारा सिलसिला, जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियर और आप समझ लें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके अंदर या ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब ये समझें कि बनिस्बत इसके कि पुल उड़ा दिए, रिफाइनरीज तबाह कर दी, या समझें स्ट्रक्चर जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है कि जो भाई फैक्ट्रियां तबाह कर दी, वो नहीं करेंगे इसराइली जो हैं। वो उसके अंदर मुमकिन तौर पर वो उन सारी चीजों को टारगेट करेंगे जो दिफा से मुताल्लिक, ताकि ये जो मामला है ना, जो कि कभी भी आप शुरू हो जाते हैं या आप बयानिया के शुरू करें, और उसके अंदर फिर यह है कि फिर ताकि ईरानी कौम जो है वो ये सवाल आला ऐवानों में उठाने की बात करे कि भाई ये आपने हमें 30-40 साल में कहाँ खड़ा किया लाके, कि वो घर में ही पिटाई हो गई हमारी तो, या इंटेलिजेंस नाकामियां हो गई कि भाई टॉप लीडरशिप गायब हो गई। मुझे लगता ही है कि इंटरनली ये प्रेशर डेवलप होगा एक्सटर्नल प्रेशर के बाद। आप रिजीम चेंज वगैरह की कोई इम्कान नहीं है? करेंगे, कुछ कुछ टाइम लेंगे, उसके बाद करेंगे। ये अच्छा। सवाल तो उन्होंने उठा दिया है ना कि ये होगा, हाँ। ये सवाल तो और उन्होंने छोड़ दिया है। सही। और दूसरा, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने उम्मीद ले लगाई भी कि अगर अमेरिका इसमें बरह रास्त आ जाता है तो रशिया भी कूद जाएगा, और चाइना भी, मुश्किल जो है, बिजनेस माइंड। नहीं, देखिए मुश्किल है, क्योंकि असल में अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हॉक्स एंड डव्स होते हैं। को जो एक वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के चक्कर है उसके अंदर मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। ये होगी इसी तरह से होगा कि इसमें चाइना और कतर और ये सारे रीजनल जो ममालिक हैं वो ही बात करेंगे, या ये इसराइल को कहेंगे कि भाई आप अटैक कर चुके, जिस तरह कहा है कि भाई इसराइल अगर जंगबंदी करे तो फिर हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाते हैं, ईरान ने यही कहा है ना। तो अब नहीं, उसमें वो ये देखना। कुछ लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं ना कि ईरान की हिमायत या उसकी मदद के लिए चाइना भी सामने आएगा, और ये रशिया भी। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है वो। हम्म। बातचीत में मीडिएशन तो करवाएंगे, रूसी भी हाँ, पीछे वो से तो ठीक है। करवाएंगे, चाइना हाँ, भी वो तो करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये समझ लें हाँ, कि वो। उनके बदले आप ये समझ लें कि वो मिसाइल पहुंचा दें, ये नहीं करेंगे ये इसके, क्योंकि देखें चाइनीज जो हैं वो फाइनेंशियली वो कुछ और अपने आप को देख रहे हैं खत्ते में। सही। अजय साहब, आखिरी सवाल, बहुत माजरत मैंने टाइम जी आपसे ज्यादा लिया, कि जब से ये शुरू हुआ तो दहशत आप भी अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ट्विटर के, यानी जो भी जुमला अकसाम और हर तरह के लोगों को आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मैंने तो अपने आप को ऐसा रखा है, नजीबुल अतराफ, यानी हर नुक्ते नजर, हर मसलक, मजहब और हर
सोच के लोग जो अच्छा लिखने बोलने वाले, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें उनकी नजर से गुजर, तो मैं इन चीजों को देखता रहा हूँ अभी तक। तो आपका तबसरा क्या है इन 4-5 दिनों में, ये जो हर तरह की तहरीरें, पोस्टें, तज्जिए, पेशगोइयाँ और खुशियाँ, गम, ये सब, ये किस तरह देखती है? कभी इस तरह हुआ? और ये जो एक ईरान और इसराइल की जंग में यहाँ ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको आप क्या समझते हैं? भाई देखिए, मसला ये बुनियादी तौर पर हमारी हमारी कौम का मसला है कि हम लोग शिद्दत पसंद भी हैं और जज्बातियत भी ज्यादा है हमें। हम हर अच्छा। इवेंट उस हवाले से देखते हैं और उस पर राय का इजहार करते हैं, उसी पे फतवे ले आते हैं। इस मामले को हम लोग करते हैं इस तरीके से। वो हमारा एक, आप समझ लें कि एक है, पाकिस्तानी कौम का खास एक मिजाज है, उसमें आप कह नहीं सकते। लेकिन जब मालूमात आपके पास कलील हों तो उस पर एकदम से राय कायम कर लेना, हम्म। मेरा ख्याल ये है कि एक आलिम को जेब नहीं देता। आप थोड़ा बिल्कुल, ये बहुत तवक्कुफ, अहम बात। आप थोड़ा ये है ही तवक्कुफ नहीं कीजिए। लोगों में, डॉक्टर साहब, लोगों में ये नहीं है। वो कहते हैं बस बगैर ठीक है, ये पढ़े मैं लिखे किसी के लोग, मैं बारे आम आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अच्छे संजीदा पढ़ने लिखना है उनको भी मैंने ऐसे ही देखा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, उसमें देखें किसी का मसलक है, सर आंखों पे उसका मसलक है, उसके जो राय है उसका भी है। लेकिन फौरन एक राय कायम कर लेना, आपको, हमें देखें, हमें नहीं पता ना कि उस खबर की तस्दीक जो अल जजीरा पे है या बीबीसी पे है या सीएनएन पे आ रही है या जियो पे आ रही है या आपके टीवी पे है या हम टीवी पे है या तू टीवी पे है, क्या है, हमें सोर्स का नहीं पता। ये तो बाद में पता लगता है जब वो सारी गर्द जो है वो बैठती है कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो खुद ही लीक कर देते हैं इस बात को कि भाई ये अगराज हम्म। मकासद थे, ये अचीव कर लिए, इसमें हमें नुकसान हो गया और ये हम आइंदा में करेंगे। तो जब तक मेरे ख्याल में एक स्कॉलर को या जेन्युइन स्कॉलर को तवक्कुफ करना चाहिए, और आपका जो जो भी आपके दिल में गुबार है वो आपने दिल तक रखिए। क्योंकि देखें, बात हम्म। असल में ये है कि आलिम के कलम की नोक जो है वो तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है और क्या उसकी बात। काट बहुत खौफनाक होती है। और उसका असर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी मतलब बात। आप उसे हम्म। थोड़ा थम थम जाने दीजिए, उसके बाद फिर उसके पूरे पूरे सिनेरियो की या पूरे जो जो मामला हो उस पर तज्जिया करें तो वो बहुत बेहतर और बैलेंस होगा। जज्बातियत बस में या तो वो तो देखो आम आवाम में और आप समझे आलिम में फर्क फर्क क्या रह गया। बट ऐसा अब मुझे आपकी खामोशी सोशल मीडिया पे समझ में आ गई है। नहीं देखो, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा आप हूँ। आप तफसीरें तो वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन खुद आपने अभी तक, और ये मैं खुद भी है ना, मतलब यानी हमें क्या, मेरी तो कोई औकात है हैसियत नहीं, मतलब यानी ये सोचता था मैं कि यार क्यों एकदम आपको जो जो जज्बा पड़ चढ़ा हुआ है, और ना आगे ना पीछे देखा, बस फौरन आपने दाब दिया। तो इस तरह शायद नहीं करना चाहिए आपकी तरफ, बस 2-4 दिन सब्र तो करे यार, कुछ चीजें सामने आए हैं उस पर फिर नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस मामले में मैं हाँ। ये कहूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा मौकफ नपातुला और बहुत सीरियस एटीट्यूड रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा। इस मामले में, हाँ, आप हुकूमती तौर पे अगर आप देखें तो इसमें आपको देखें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि सही। उसने कोई सही। ऐसी बात या कि अगर कोई बात उससे मंसूब की जा रही थी, सोशल मीडिया बेलगाम हो गया सोशल मीडिया, तो बाकायदा तरदीद की गई कि देखें ये इस तरह के हम जिम्मेदार कौम हैं और इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है हमारी तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि और भी जो जो अहबाब हैं, हमारे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कि वो एक नज़र से देखें, उसको एकदम से मजहबी बिल्कुल वो मामला ना बना दें, सही। उसको फिर सही। सोच के समझ के उसके बारे में लिखें या राय कायम करें, तो बेहतर रहता है, मेरे ख्याल में वो बेहतर रहता हाँ नहीं, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, है। आपने बहुत ज्यादा टाइम, मैं था कि थोड़ा सा इससे कम टाइम लूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा ले लिया आप टाइम आपसे, और आपने भी बहुत फरागदिली का मुजाहरा किया। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी उस तरह के कुछ फिक्री और उस तरह के मौजूद पे की भी आपकी निशित रखूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे